हफ्ते के आखिरी दिन बेहद इंटरेस्टिंग है। बाजार 30,000 का रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी से आई है मुनाफा वसूली। हालांकि निफ्टी अब भी 11,500 के नजदीक। आखिरी 1.5 घंटे में कमजोरी बढ़ेगी या आएगी रिकवरी? लेंगे इस सवाल का जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, ये हफ्ते का एडजस्टमेंट है और साथ ही अगला हफ्ता जब आएगा तो वीकली एक्सपायरी का होगा। उसमें आपको पोल तो माफ कीजिए, बड़ी एक्सपायरी का होगा। तो उसमें हम आपके सामने पोल तो रखेंगे, बट ये भी बताएंगे कि अब किस शेयरों के साथ हमको आगे बढ़ना है, किससे फिलहाल रहना है दूर। आज के मेहमान भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातों से एक बार बाजार समझ लेते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ेंगे ये आपके सामने रखेंगे। तो पहले 5 बड़ी बातें। बाजार में ऊपरी स्तरों से आई है शानदार मुनाफा वसूली और निचले स्तरों से आई है बेहतर रिकवरी। यानी कि आप जिस तरह से देखना चाहें देख सकते हैं। बाजार में मौका दोनों तरफ है आज ट्रेडिंग का। 11,500 के बेहद करीब है निफ्टी और दिन की ऊंचाइयों से सेंसेक्स 250 अंक गिरने के बाद रिकवर होने की कोशिश भी करता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 30,000 के पार जाने का नया रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई बनाया, लेकिन उसके बाद वहां से शानदार मुनाफा वसूली भी आई 300 पॉइंट की। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों में लगातार बिकवाली है, जोरदार बिकवाली। आज सुबह ही हमने कहा था सेक्टर ऑफ द डे, अगर आज कहीं कमजोरी होनी है तो यही है और वही सेक्टर सबसे ज्यादा लुढ़का। मेटल और रियल्टी में छोड़कर सभी शेयर, सभी सेक्टर फिसले हुए हैं इस वक्त। रुपए ने आज मजबूत शुरुआत की, लेकिन मजबूत शुरुआत करने के बाद पूरी की पूरी बढ़त है गंवाई। इंट्राडे में 68.53 का हाई बनाने के बाद करेंसी मार्केट में अब है थोड़ी कमजोरी। 68.94 के लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, यानी कि कल के मुकाबले में थोड़ा कमजोर है रुपया। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं एक बार जरा ये आपके सामने रखते हैं। थोड़ी देर में हम आपके सामने एक ट्रिगर्स रखेंगे, ये अगले हफ्ते के ट्रिगर्स भी हैं और कुछ अहम ट्रिगर्स होंगे जिसके बेसिस पर बाजार अब रिएक्शन देगा। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। एक और रिसर्च हमने की है 2:20 पर कि चिकन पर जोर, फ़ायदा किसकी ओर, ये किसको फ़ायदा मिलने वाला है, ये हम आपके सामने 2:20 पे एक बेहतरीन रिसर्च लेके आएंगे। साथ ही जैसे 2:30 बजने को होंगे तो ग्लोबल मार्केट के सेटअप सारे आंकड़ों को देखते हुए हम निफ्टी की रणनीति बनाएंगे। और रणनीति इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक्सपायरी के लिहाज से कुछ पोजीशंस लेना चाहे तो क्या आज से ही लें या फिर सोमवार को देखें। तो इसलिए आज की 2:30 बजे की रणनीति बेहद अहम होने वाली है। इसके अलावा बायबैक पर भी कई कंपनीज का बयान आ रहा है और ई क्लॉक्स के बायबैक के बारे में बात निकल के आई है। तो इसमें क्या किया जाए इसके बारे में जानकारी 3 बजे बैन से बेनिफिट होगा। बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारे आंकड़े जो आके आपके सामने डिस्कस करने हैं और उसी के साथ हम आगे भी बढ़ने वाले हैं। मेहमानों का सिलसिला भी हमारे साथ जुड़ चुका है और पहले एक बार उनसे पता करने से पहले मानसी से जान लेते हैं आज के अहम ट्रिगर कौन से। मानसी बताएं ट्रिगर्स। जी बिल्कुल डिम्पी, आजकल और आने वाले पूरे हफ्ते के ट्रिगर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर एक तो बोर्ड बैठक है, साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी आने वाले हफ्ते में भरपूर है। एक एक करके सब कुछ आपको बताती हूँ। आज के दिन भारत गियर्स लिमिटेड की अब भी पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होनी बाकी है, जिस पर नजर रहेगी। EID पैरी की डिविडेंड को लेकर एक बोर्ड बैठक है जहाँ पर हमारी नजर है। साथ ही CPSE ETF में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक पैसे लगाने का मौका है। बात करते हैं 23 मार्च की, ONGC की एक बोर्ड बैठक होगी जहाँ पर डिविडेंड को लेकर सोच विचार होगा। साथ ही 25 मार्च को ओरियन प्रो की बाईबैक पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, तो इस मीटिंग पर भी एक नज़र होगी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बोर्ड बैठक है जहां पर प्रमोटर को प्रेफरेंस शेयर्स जारी करने के लिए यहां पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। तो ये एक इवेंट है जो कि PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर खास है। 26 मार्च की बात करते हैं, यहाँ पर बोर्ड मीट SBI लाइफ इंश्योरेंस की होगी, डिविडेंड को लेकर सोच विचार होगा। माइंडट्री की एक बोर्ड बैठक होगी जहां पर बायबैक को लेकर सोच विचार होगा और इलाहाबाद बैंक की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। 27 मार्च यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, US के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आएंगे, तो इन नंबर्स पर हमारी नजर होगी। और साथ ही 28 मार्च की अगर बात करें, गुरुवार का दिन है, मार्च सीरीज की एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। अहम इवेंट इस दिन को लेकर और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सिंह बंधुओं को लेकर फैसला होने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिंह बंधुओं को पेश किया जाएगा। तो इसी मामले के चलते फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक पर नजर रखनी होगी। 29 मार्च की बात करते हैं, PFC इसी महीने के अंत तक REC का अधिग्रहण पूरा करने जा रही है। तो हो सकता है 29 मार्च और 30 मार्च के बीच इस पर भी एक नतीजा निकल कर आए। तो PFC और REC दोनों ही कंपनी के शेयर्स पर एक बार नजर रखनी होगी इस दिन। और साथ ही देश का पैसा लेकर भागे नीरव मोदी की सुनवाई इसी दिन होने जा रही है, तो इस इवेंट पर भी खास नजर रखनी होगी। ठीक है, खैर ये इवेंट तो अपने आप में है क्योंकि 29 तारीख तक उनकी पुलिस की कस्टडी है और उसके बाद फिर वहाँ की कोर्ट और वहाँ के पुलिस क्या करती है उनके साथ, इस पे भी खैर नज़र होगी। PNB का शेयर जो ज़्यादा रिएक्शन देता है इसलिए ध्यान रखिएगा। 93.75 अभी भी है जो करीब आधे % की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। अब आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश जी दिल्ली से हैं, कुणाल जी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, विशेष चौहान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में आशीष महेश्वर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे भी बातचीत करेंगे, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि करना क्या है। बिल्कुल, तो ये है
आज का भरपूर एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले बाजार पर एक बार नजर डालें, जो कि 11,500 के नीचे निफ्टी पर नजर आएगा। 29,700 के बेहद करीब है बैंक निफ्टी पर, और सेंसेक्स 38,275 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1.4% का नुकसान है, तो ऐसे तो नुकसान आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इस वक्त लगभग 90 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो लगभग 300 अंक नीचे है। तो ऊपर से आज पहली बार साइजेबल ढंग की प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसको कह सकते हैं कि हाँ, वाकई में लोगों ने मुनाफा लिया है, मुनाफा वसूल किया है। हफ्ते वाला फीलिंग आ रही है, हफ्ते के अंत वाली फीलिंग आ रही है। तो वो आपको रुपए में भी दिख रही होगी। एक्चुअली 69 का लेवल आ चुका है वापस से रुपए में। आज रुपए कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले, और अभी 22 पैसे की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। सुबह हम 10-15 पैसे मजबूती खुले थे बकायदा, तो अब कमजोर है। तो ऊपरी स्तरों पर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है करेंसी मार्केट में भी और इक्विटी मार्केट में भी। और इसीलिए डिम्पी हमारे बार लगातार ये कहते हैं कि भाई करेंसी मार्केट को देखिए, ट्रेंड और आपको रुझान सब वहीं से मिलेगा। तो ये है इस वक्त का रुझान, राइट। चलिए अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जो स्टॉक्स आज अच्छे खासे एक्शन में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मदरसन सुमी 7% नीचे, माय गॉड। ये तो ही कुणाल जी ने कॉल दी थी इस पे। 3-4 दिन थोड़ा चलता है, फिर एक ही दिन में सारा खाया भी निकल जाता है। कुणाल जी ने शॉर्ट करने के लिए परसों दिया था, ये उसी का नतीजा है। पूछते हैं कुणाल जी को। कुणाल जी, ये परसों आपने दिया था मदरसा सुमी में, कल भी टूटा। इनफैक्ट मेरे को याद है कि कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ज़्यादा चला नहीं है, अभी तो डे लो पे है, 7% नीचे आ चुका है। आपको तो सारे टारगेट अचीव हो गए होंगे इसके साथ तो। जी बिल्कुल डिप्पी, देखिए परसों के सत्र में मैंने इस पे बिकवाली की राय दी थी, और उसके बाद आज देखिए बड़ी गिरावट आई है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर बना, आपको याद होगा मैंने राउंडिंग पैटर्न की बात की थी, तो इसमें राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है, उसका ब्रेकडाउन आया है, और अब ये एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट जो है वो 142 के आसपास है, तो 141 142 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट आएगा। जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है, एक बार के लिए 142 के आसपास मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि वो जो लेवल्स हैं वहां पर अच्छी खरीदारी की उम्मीद है। लेकिन अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर है, लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है, तो इसमें किसी तरह की खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है। केवल जिनके पास शॉर्ट है उनको 142 के आसपास प्रॉफिट लेना चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास भी शॉर्ट की पोजीशंस हैं, एक बार वो अपने प्रॉफिट्स को देखें ज़रूर यहाँ पे। इस बीच देवांशी हमारे साथ जुड़ रही है, फटाफट से आपको खबरों वाले शेयर्स भी बता देगी। कुछ 44 अंक नीचे आ चुका है निफ्टी। फिर जरा बाजार के कुछ और शेयर पे बात करते हैं, पहले जरा खबर वाले शेयर्स जानते हैं। बताएं देवांशी आप। बिल्कुल, आज सबसे पहले ग्रासिम का स्टॉक का फोकस में रहेगा। यहाँ पे हाईकोर्ट से कंपनी को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखी आज के लिए। कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग के बाद यहाँ पे 2 साल के बाद 5,870 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना पे करना था, और टैक्स का डिमांड यहाँ पे आता हुआ दिखा था, जिससे हाईकोर्ट से अब राहत मिलती हुई दिखी है। अब जो अगली सुनवाई है वो 12 अप्रैल को है। साथ ही आज लूपिंग का स्टॉक भी फोकस में रहेगा। तो यूएस एफटीए से यहाँ पे एक मंजूरी मिली है। कंपनी ने यूएस में एक दवा लॉन्च की है जो थायराइड के लिए है, इस पर भी फोकस कीजिए। साथ ही कावेरी सीड का काउंटर आज फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी को जो फरवरी में यहाँ पे जो लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे कॉटन सीड्स के, वो अब सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने वापस कर दिया है। और अब जिस तरह से मैनेजमेंट कह रहे थे कि जो कुल आय है उसमें 5 से 6% का कुल योगदान आंध्र प्रदेश के कॉटन सीड से आता हुआ दिखा था। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब यहाँ पे रद्द हुआ था लाइसेंस, तब स्टॉक करीब 30% तक यहाँ पे गिरता हुआ दिखा था। अब ये लाइसेंस वापस मिल चुका है कंपनी को। टाटा पावर का स्टॉक फोकस में रहेगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कंपनी को 1200 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। और एलिम्बिक फार्मा कंपनी ने यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस की जो दवा है वो लॉन्च करने के लिए यूएस एफडीए तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अब ब्लॉक डील्स देख लेते हैं। आज लक्ष्मी विलास बैंक में एक ब्लॉक डील हुई है, 10 लाख शेयर का सौदा हुआ है 65 रुपीज़ 20 पैसे में। ठीक है, ये कुछ एक अहम खबरें हैं। इसमें यूएसएफडी से एक अप्रूवल भी मिली है अभी भी कंपनी को एक। इस बीच कुछ एक और शेयर्स जिस पे आज ज़्यादा नज़र है, वो एक्सपायरी के लिहाज से एनटीपीसी। सुबह ये करीब 1% की जब बढ़त के साथ खुला था ना, तभी डाउट हो गया था कि एनटीपीसी या तो चलेगा या तो फिर आज बहुत तेज़ी से वापस से टूटेगा। अभी दिन के ऊपर इस तरह पर खड़ा है। एक बार विश्वेश जरा एनटीपीसी को देखें, ये सिर्फ एक्सपायरी वाला शेयर हो गया है, खत्म। क्योंकि इसमें है ना ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 125 के पुट ऑप्शन में 18 लाख शेयर खड़े, और आज के दिन में वहाँ पे ऑलमोस्ट 1,05,000 शेयर जुड़े हैं। इनफैक्ट ऑन दी हायर साइड 137.50 के कॉल ऑप्शन में 11,42,000 शेयर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक रेंज है, और अभी स्पॉट चल रहा है 133 के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक क्योंकि स्लो मूवर है, इतना ज़्यादा मूव नहीं आता है, तो राइटर्स का फेवरेट होता है। तो इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मेरे हिसाब से 136 तक की अपसाइड कर्टल रहनी चाहिए, कंसिडरिंग वहाँ पे हाईएस्ट हुआ है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एनटीपीसी पर।
सुस्त स्टॉक है, आज चुस्ती दिखाता हुआ। लेकिन एक और स्टॉक में दिख रही चुस्ती और वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 2.25% मजबूत और 6% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट। बंसल जी, आपके चार्ट पर कुछ संकेत हैं इसमें खरीदारी या बिकवाली के? नहीं अनिल जी, अगर आप रिकलेक्ट करें तो इस स्टॉक पे मैंने और कुणाल जी ने 1-2 बार यहाँ पर बाइंग की राय दी थी और ये स्टॉक धीरे धीरे करके चला है और हमने इसको 507 508 रुपए के अराउंड रिकमेंड किया था। 530 का पहला टारगेट दिया था, 535 का अनिल जी दूसरा टारगेट दिया था। तो हमारी राय तो ये रहेगी कि किसी ने अगर हमारे कहने पे निचले स्तरों पे लिया है तो ऊपर में मुनाफे को बांधना चाहिए। ओके, तो ये है LIC हाउसिंग स्टॉक आज दिख रहा है दमदार। आशु जी की स्ट्रेटेजी भी आपके पास आने की तैयारी में है, लेकिन आशु जी की स्ट्रेटेजी के साथ साथ निवेश गुरुकुल भी आपकी सिटी में आने की तैयारी में। इंदौर से शुरुआत हो रही है, इंदौर से ही। तो निवेश गुरुकुल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सेबी, एक्सचेंजेस, बाजार के जानकार एक ही मंच पे होंगे और सिर्फ बात होगी ज्ञान की और ज्ञान से जुड़े हुए पैसे की। चलिए एक बार देखिए। जो सीखिए शेयर मार्केट के मौजूदा दौर में इक्विटी निवेश से जुड़ी हर जरूरी बात, बाजार में निवेश से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब एक ही मंच पर। सेबी, एक्सचेंज और बाजार के जानकार, जी बिजनेस एडिटोरियल टीम और MSE IPF के प्रतिनिधि आपके शहर में आपके साथ। जी बिजनेस एंड MSE IPF निवेश गुरुकुल। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, गुरुकुल लिख के 57575 पर हमको SMS कर देना है ताकि आप भी पार्टिसिपेट इसके अंदर कर पाएं। और पहला जो कड़ी है, पहला पड़ाव है वो इंदौर का है। देश भर में होंगे आपके शहर, आपके साथ में पहुंचेंगे हम, लेकिन पहली कड़ी में इंदौर है। और इंदौर पहुंचेंगे आपके साथ स्वयं डिम्पी जी। बिल्कुल सर, तैयारी है पूरी? बिल्कुल पूरी तैयारी है सर। तो कल है इंदौर में? तो कल इंदौर में है, ये 5 बजे होगा और शाम को है और 1-1.5 घंटे का अच्छा इवेंट है जिसमें मार्केट के एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सचेंजेस के नुमाइंदे होंगे हमारे साथ। तो मतलब आपका मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है ना इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप ट्रेड से, आपको मार्केट में डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, कुछ भी आपको पूछना है, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे कल। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आप मिस मत कीजिए, और गलती से अगर रजिस्ट्रेशन ना भी करा पाए तो पहुंच जाइए, डिम्पी जी हैं। और कोई अगर पूछे कौन है तो बोल रहे मैं डिम्पी जी को पहचानता हूँ। पहचानते तो आप ही हैं, बस पहुंच जाइए, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपका नाम पक्का हो जाएगा। ओके चलिए, लेकिन इस बीच काम पक्का कर लेते हैं। हाँ। नाम तो पक्का हो चुका है और काम पक्का करने के लिए आशु मदान साहब को फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज़ की जाए, फ़ोन लगाया जाए, क्योंकि वो है देने वाले BTST। उसके बाद नितिन जी भी तैयार हो रहे हैं, नितिन जी को भी देनी अपनी बेहतरीन ऑप्शन की रणनीति भी, और BTST कॉल्स तो आएंगे। तो बस थोड़ी देर में इस बीच 50 अंक चला गया निफ्टी नीचे, तो थोड़ा सा बाजार के अंदर गिरावट बढ़ी है। मैं जल्दी ऐसे शेयर्स पूछ रहा था जहाँ पे गिरावट और तेजी से आ रही है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, विश्वेश जरा इसको वापस से देखिए आप। एक्साइड के अंदर 2-3 दिन पहले अच्छा पैटर्न बना था, आज सारा रिवर्सल है। जिन्होंने खरीदा होगा उनको नुकसान तो नहीं हुआ, पर सारा प्रॉफिट चला गया। तो अभी क्या करें, एक्साइड से बाहर आ जाएं या फिर बने रहें? अभी देखिए लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है और 240 के कॉल ऑप्शन में वो है 5,30,000 है और 230 के कॉल ऑप्शन में 4,18,000 है, जहाँ पे आज 1,36,000 ऐड हुए हैं। मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी मतलब अगले 7 दिन के लिए अपसाइड कर्टेल हो गई है 230 के आसपास, वहाँ उसके ऊपर तो नहीं लग रहा है। लेकिन इमीडिएटली मेरे हिसाब से एक स्मॉल सपोर्ट है 218 के आसपास, तो वहाँ तक तो बिल्कुल जा सकते हैं और वहाँ पे जाने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और आप माइनर लॉस में हो तो बुक आउट कर लीजिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नीचे जा सकता है और फिर शायद चले नहीं, और अगर आप शॉर्ट हो तो 218 की रेंज में बुक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तो बस शॉर्ट है तो 218 तक में अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और थोड़ा सा भी नीचे आता है तो एक बार 218 के आसपास वापस से रिव्यू हम कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं चला तो फिर एक कमज़ोर कड़ी में भी शामिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन है या पहले तो थोड़ी हल्की रखें, अगर है तो फिर 218 का लेवल का ज़रूर ध्यान रखें, और जिन्होंने शॉर्ट किया उनके लिए वो टारगेट हो जाएगा, उनके लिए आप कर सकते हैं शॉर्ट। इस बीच आशु मदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक BTST के साथ ही उनका करते हैं स्वागत। आशु जी नमस्कार। BTST पहले बता दीजिए आप अपनी। जी सर। अरे कौन सा कनेक्शन है, पूछना पड़ेगा। पहले भी एक बार एक आध ऐसे कोई कनेक्शन जिनका था वो शेयर शॉर्ट करवा दिया आशु। भारतीय एयरटेल का था उस दिन के, हाँ उस दिन के बाद से भारतीय एयरटेल 30-40 रुपये टूट गया था। तो समझ गए हैं, शामत आने वाली है। पहले दिन के लो पॉइंट पर निफ्टी है 11,461। मुझे डर है कि कहीं शॉर्ट कॉल ना आ जाए।
आशीष जी का। और आशीष जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरा ले लीजिए कॉल, इंतजार मत कीजिए। तो उससे लग रहा है कि कहीं ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर में आशीष जी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक एक और कमज़ोर शेयर है, उस पर बात करते हैं, वो है रिलायंस कैपिटल। इसको भी आज ही बैन से बाहर निकलना था, अच्छा खासा बैन में था, फालतू में बाहर आया, आते ही 6% की तो हो गई धुलाई और 17% बढ़ गया ओपन इंटरेस्ट, लगभग 13 लाख शेयर था। क्या करना है सर इसमें विशेष जी? मेरे हिसाब से ये सीरीज अभी तो एक वीक बाकी है, तब तक आप फिर से एक बार डिक्लाइन देख सकते हो टुवर्ड्स 163। और आज का जो हाई है वो एक्चुअली आज का नहीं, पिछले 3 दिन का हाई है और वो है एग्जैक्टली 193.20 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है वो स्तर नहीं निकलना चाहिए। और अगर आप यहाँ से फ्रेश शॉर्टिंग करते हो तो 184 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर में आपको रख के शॉर्टिंग करनी है। जो टारगेट होगा वो नीचे में 163 का होगा, जो 15 मार्च का लो है। ठीक है, इस बीच आशु हमारे साथ जुड़ चुके, तो एक बार आशु से पता कर लेते हैं। हाँ आशु जी, आवाज़ पहुँच रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है अनिल जी। और जैसा आपने कहा था कि कभी भी टॉपिक सिग्नल लगे या कुछ शॉर्ट करना हो तो जरूर बताना। तो अनिल जी आज का मार्केट में पहली बार वो सिग्नल आ गया है। जो स्ट्रेंथ है उसके साथ हमें बने रहना है, लेकिन वीकनेस को जरूर शॉर्ट करना है। सो अनिल जी दो शॉर्ट कॉल्स हैं और एक पहली मेरी शॉर्ट कॉल है सर टाटा मोटर पे। मुझे लगता है कि सर टाटा मोटर में एक ना ब्रेकडाउन देखा गया और ऊपर के लेवल से अब ये इसकी जर्नी वापस नीचे की स्टार्ट हो गई है। तो जो स्ट्रेंथ दिख रही थी वो खत्म सी लगती है और ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लग गया है। तो सर टाटा मोटर को जरूर शॉर्ट एज ए हेज रखना है। और इसमें सर लिमिटेड इंटरवेंशन कुणाल जी की, और सर दूसरी कॉल भी मैं साथ में ही दे देता हूं क्योंकि इंटरवेंशन दोनों ही लेने हैं। दूसरी की इंटरवेंशन मुझे राकेश जी से चाहिए सर। बिरला सॉफ्ट जो नया नाम बन गया KPIT का, क्योंकि राकेश जी इसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और उनका अल्टीमेट टारगेट तो शायद 50 रुपए है। तो मुझे लगता है कि ये जो 50 रुपए की जर्नी है वो बीच में ऊपर नीचे करके जो थोड़ी सी कंसोलिडेशन 100-105 पे होनी थी वो भी खत्म हो गई है, इसकी जर्नी भी अब शुरू हो गई है। तो सर ये दो शॉर्ट कॉल हैं, ये जरूर करनी चाहिए एज ए हेज, क्योंकि मार्केट ने टॉपिक सिग्नल दिए हैं। पहले इन दोनों की इंटरवेंशन सर, एक कुणाल जी से, राकेश जी से, फिर मैं तीसरी कॉल दूंगा सर। हाँ ठीक है, देखो लिमिटेड इंटरवेंशन आपको जिससे लेना हो लो, लेकिन एंकर के पास हमेशा ये राइट होता है कि वो जहाँ चाहे इंटरवेंट कर दे। तो एज एन एंकर तो मैं कर ही सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। तो बिरला सॉफ्ट तो बिल्कुल 100% आपका शॉर्ट कॉल एकदम परफेक्ट है। और परसों हमने भी इसे आज के 2000 में शॉर्ट कॉल दिया था और मेरा भी ये मानना था कि इसका जो होना था हो गया, अभी नीचे ही जा रहा है, तो वहाँ से नीचे जाना शुरू हो भी चुका, तो एकदम परफेक्ट है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए जैसा आपने कहा है तो इसको वोट ऑफ थैंक्स की प्रक्रिया निभाएंगे बंसल जी, लेकिन उससे पहले टाटा मोटर्स पर आए कुणाल जी, आपको देनी है। अरे जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ आशु जी के साथ। और मान लीजिए अगर सेबी नियम अलाउ करते तो मैं उनके साथ शॉर्ट पर अपने लिए भी कर सकता था इसको, क्योंकि देखिए जिस तरह का ब्रेकडाउन यहाँ पर है 180 के नीचे क्लियर ब्रेकडाउन टाटा मोटर्स में आया है। वीक स्टॉक है, लगातार अंडर परफॉर्मिंग है, तो लिमिटेड नहीं फुल इंटरवेंशन है। मेरी राय में बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 181 रुपए पर रखे 181 का, और मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो इसको 165 रुपए तक नीचे ले जा सकती है। तो बड़ी गिरावट के लिए बेचना चाहिए टाटा मोटर्स। पूरी तरह मैं आशु जी के साथ हूं। ओके, टाटा मोटर्स में शॉर्ट करें 181 के स्टॉप लॉस के साथ, 165 तक के टारगेट लिए। ठीक है आशु जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, परफेक्ट। वैसे भी आजकल तो वो तो जमाने भी चले गए जब कुणाल जी आपसे डिसएग्री करते थे। आपके आजकल तो वैसे भी हमेशा हमें हाई मिलाते हैं वैसे आपके कभी। अनिल जी, हाँ जी, हाँ कुणाल जी या कोई भी हो, इनसे मैं एक चीज से डिसएग्री करूंगा और करता रहूंगा, वो है भारती एयरटेल। कैसे कर लेते हैं ये कॉल देने की सर, मुझे नहीं समझ आती। मतलब मैं तो चलिए ठीक बात है। अच्छा अब बिरला सॉफ्ट यहाँ पे चलते हैं। बिरला सॉफ्ट जरा बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, पहले तो मैं आपसे एक चीज में डिसएग्री करता हूं। जैसे आपने बोला कि फॉर्मेलिटी के लिए, अनिल जी ये तो नया इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है और फॉर्मेलिटी के लिए नहीं अनिल जी, इसको तो ओवरवेट होके बेच के छोड़ देना चाहिए। टेक्निकली अनिल जी एक नया ब्रेकडाउन है और उस दिन भी जिस दिन आपने बोला था, मैंने उस दिन भी साथ दिया था कि ये स्टॉक जाएगा। और अनिल जी फ्राइडे को इसकी, होली से पहले अनिल जी बुधवार को इसकी क्लोजिंग भी हुई थी और अब सारे लेवल्स टूट चुके हैं। दूसरी तरफ अनिल जी अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बड़ी कम है, 18.93% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, उसमें से अराउंड 32% प्लेजिंग है। दूसरी इसमें अगर आप पिछले अनिल जी इसकी ग्रोथ देखें तो 10.5-10% की इसकी ग्रोथ है पिछले 5 साल की, और प्रमोटर की प्लेजिंग है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है। और अनिल जी डी मर्जर के बाद से जिस तरीके से फंडामेंटल शेप आउट हो रहे हैं, ये स्टॉक अनिल जी 50 रुपए की तरफ जा रहा है। मामूली सा सपोर्ट जो है 86 तक आता है।
जिस तरीके से सुबह आपने बोला था कि बीच बीच में पड़ाव आएंगे, हो सकता है 86-85 पर पड़ाव आए या ना आए, बट ये स्टॉक इवेंचुअली 50 रुपीज के अराउंड सेटल होगा। 2019 में लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवरवेट होके इसको बेच के छोड़ देना चाहिए। वाह, तो मेरा मतलब आपको प्रोवोक करना सफल रहा। मैंने जानबूझ के बोला था। तो देखो, अगर मैं हल्के से आशु जी देखो हल्के से पूछ लेता ना तो ये सब इतनी भड़ास बाहर निकलती नहीं थी। देखिए बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। और एक चीज है, बिल्कुल सर, आप जो राकेश जी से जिस तरह से निकलवाते हैं ना, ये भी एक मतलब अजीब सा ही डिफरेंट तरह का स्किल सेट है सर आपका। थैंक यू सर। तो मुझे मालूम था कि राकेश जी को क्या बोलने पर राकेश जी पूरी तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेके बिजनेस मॉडल से लेके हर चीज पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए, तो ये दो है। आशु जी, सुबह आपने जो BTST कॉल्स दिए उसमें कुछ आप वो रिव्यू करना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, मैं अभी भी, मुझे येस बैंक स्ट्रांग लगता है और इनसी भी अभी भी स्ट्रांग लगता है। जो स्ट्रांग काउंटर है अनिल जी, उनके साथ बने रहना चाहिए। Okay. कैविएट सर, लेकिन एक और चीज बोलूंगा, मुझे लगता है ये जो 3 बार ये जो 11,600 का लेवल है, अब मुझे लगता है सर ये इस एक्सपायरी में नहीं टूटेगा। जो कल का टॉप था वो शायद इंटरमीडिएट टॉप बन गया है, तो ट्रेड्स को उसी तरह से हेज कर लेना चाहिए, या ऊपर की कॉल्स जो हम बार बार बेचने के लिए कहते हैं, पिछले हफ्ते ही बोली थी, वो जरूर बेचनी चाहिए, क्योंकि कहीं अब एक पैकिंग शुरू हो गई है और जैसे जैसे नीचे आएगा अनिल जी, शॉर्ट्स भी कम होते जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट थक जाते हैं और कहीं ना कहीं वो फिर रेट से और टाइम से वो कवर होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मार्केट में खराबी नहीं है स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन अभी क्या था कि वन साइडेड लॉन्ग थी, लेकिन उसके साथ साथ अब शॉर्ट जरूर इनिशिएट करने चाहिए। जो वीक स्टॉक्स हैं उनमें जरूर शॉर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो अभी टाटा मोटर है, बिरला सॉफ्ट है, भारती है, आइडिया है, ये सब शॉर्ट हमने तो हेज के लिए क्लाइंट्स को बोले हैं। और अनिल जी, एक और स्टॉक है, कैश का स्टॉक है, बहुत दिनों बाद एक कॉल देना चाहता हूं, और वो है जेके पेपर। अनिल जी, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पेपर इंडस्ट्री में फिर एक बज आएगा और हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद शायद हम सब बात कर रहे होंगे पेपर इंडस्ट्री की, और मुझे पता है आप भी काफी इसमें बुलिश रहते हैं। मुझे लगता है कि अनिल जी, सेलेक्टिवली टाइम आ गया है थोड़े से कैश स्टॉक का। जेके पेपर 138-39 के अराउंड, इसमें एक डिलीवरी उठा के रखनी चाहिए, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सर इसमें अच्छी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। सेफ स्टॉक है इस लेवल पे लेने का। सो अनिल जी, ये जेके पेपर के लिए भी मुझे कुणाल, राकेश जी से सर इंटरवेंशन चाहिए। अच्छा, कुणाल जी बताइए। अनिल जी, आशु जी ने कहा कि कुणाल और राकेश से चाहिए, तो किससे चाहिए? कोई भी दोनों ही बता दीजिए। दोनों में से कोई भी बता दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों बोला हो तो दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। अनिल, देखिए, जेके पेपर की बात करें तो मुझे लगता है कि एक रेंज में काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है। एक ब्रेकआउट आना चाहिए 150 रुपए के ऊपर, तब इसमें असली मोमेंटम बनेगा। आशु जी हमेशा की तरह अभी भी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 150 के ऊपर खरीदें तो टेक्निकली ज्यादा साउंड ट्रेड होगा। इन स्तरों पर अगर आप खरीदें तो 138 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें, और 150 पहला पड़ाव होगा। ये लेवल पार होने के बाद ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पे होगी रिकमेंडेशन जेके पेपर्स की। फिलहाल अभी जेके पेपर बिल्कुल फ्लैट होकर कामकाज करते हुए, लेकिन हाँ, चुनावी साल है तो वैसे भी पेपर इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं इसकी खपत बढ़ती भी है, और जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की वो भी पेपर के हक में है। और एक बार आप पहले भी बता रहे थे कि जिनके जो कैपेक्स है वो पूरा हुआ तो फ्रूट आना वो एक्चुअली शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस हैं जो जेके पेपर या फिर पूरी पेपर इंडस्ट्री के लिए बेहतर बनते हुए दिखते हैं। आशु सर, कोई और कोई शेयर है? नहीं, थैंक यू डिम्पी जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो जेके पेपर आपने बताया कैश का शेयर, और दूसरा फिर आप बता रहे हैं कि एक तो टेलीकॉम वाले शेयर से दूर रहना है आपको। हाँ, येस बैंक पे आपका कॉन्फिडेंस है, वो भी बना हुआ है। इन्फोसिस पे आपका कॉन्फिडेंस अभी बना हुआ है। और यही बात देखिए, आप 60-70 अंक नीचे है भले निफ्टी, लेकिन इन्फोसिस की गिरावट सिर्फ 10 पैसे की है फ्यूचर्स में। येस बैंक तो बकायदा थोड़ी देर पहले तो हरे निशान में था। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में खुद ही बयान करती है कि जो जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो है, और जहाँ पे वीकनेस है वो आपको मदरसन सुमी जैसे ट्रेड में देखिए, यहाँ पे 7% की गिरावट भी साफ साफ आई। विश्वेश, कोई ट्रेड? मेरे हिसाब से कल छुट्टी थी, उससे पहले वेडनेसडे को हमने क्लोजिंग शो किया था, और जो मैंने ऑब्जर्वेशन कहा था वो एकदम सटीक था कि इंडेक्स में अपसाइड कर्टल है, तो इंडेक्स में आप थीटा डी के स्ट्रेटेजी करिए। एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से डाउन साइड भी कर्टल हो सकती है, क्योंकि वो नेचुरल है होगा अगेंस्ट मतलब लिमिटेड। अच्छा, ओके। तो मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। देखिए, अगर ये बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से 11,400 एक अहम स्तर है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और थीटा, अगर मैं बस डेटा ही चेक कर रहा था, जैसे बात करते हैं, 11,400 के पुट ऑप्शन का थीटा है 6 रुपये,
और 11,500 के कॉल ऑप्शन का थीटा है 6 रुपए, मतलब 12 मैं भी समझ गया थीटा में एक दिन में कितना कम हो जाता है उसका वैल्यू, ठीक वो है। थीटा है। तो मतलब कुछ नहीं होता था। अब बुधवार को मुझे कॉल लेना था, ठीक है, तो मैं राइटर हूँ और मैं वेडनेसडे को ये कॉल ले रहा था कि मार्केट की अप रेंज और लो रेंज क्या हो सकती है। तो 11,600 मेरे हिसाब से अप रेंज थी और लोअर एंड 11,400 है। तो अभी भी अगर आप 11,500 और 11,400 की ये जो कॉल और पुट दोनों जोड़ी है अगर ये बेचते हो तो 11,400 की पुट ऑप्शन 47 रुपीज़ और 11,500 का कॉल ऑप्शन आपका 60 रुपए में मिल रहा है। तो मोटा मोटी 100 रुपए मिल रहा है। तो आप नीचे में 11,300 तक आपको पैसा नहीं लगेगा और ऊपर में आपको 11,600 तक नहीं लगेगा। और अगर 11,500 यहीं रहता है तो आपको 25-30 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो एज अ राइटर बड़ी क्वांटिटी में इंडेक्स में जहां लिक्विडिटी है आप ये करते हो, उसके सामने स्टॉक्स आपका लॉन्ग रहता है। तो मेरे हिसाब से मुझे फिलहाल के लिए लिमिटेड डाउनसाइड लगती है। ठीक है, ये लिमिटेड डाउनसाइड आपको 400 के नीचे तो नहीं लगती ना? 400 के पुट बिकवा रहे हो यानी मंदी अगर आपके क्या तो 100 पॉइंट तो हमारे घर में है, आप समझ रहे हो। और उसके बाद में क्या करते हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट होता है। एक्चुअली इसकी क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बेसिस पे बड़ा स्टॉप लॉस जो है वो है 11,340 का स्पॉट लेवल पर, उसके नीचे बंद नहीं होगा वैसे तो वो है। और वैसे आज का ऐसे देखा जाए तो क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस है वो निफ्टी का बनता है 11,450 का है। 11,450 के नीचे क्लोजिंग होती है आज तो फिर तेजी की पोजीशन वहीं चल रहा है अभी। हाँ, तो आज जो हमने एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस दिया था वो 11,500 इंट्राडे का था, वो ट्रिगर हो चुका है। 11,450 क्लोजिंग बेसिस पर, तो 11,450 के नीचे अगर बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए क्योंकि फिर 50 से 100 पॉइंट की जगह खुल जाती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस और इंट्राडे दोनों में 29,600 का स्टॉप लॉस दिया था, एग्जैक्टली वहीं पहुंचा है अभी। 29,600 पर आया है, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के लेवल पर पहुंचा है। इंटरेस्टिंग है, तो दोनों स्टॉप लॉस के लेवल देखिए एकदम मैच हुए हैं, करेक्ट, दोनों एक साथ आए हैं, एक साथ आए 29,600 और दोनों एक साथ आए, देख लीजिए एक ही सेशन में, एक ही सेशन, बिल्कुल। तो स्टॉप लॉस लेवल सही निकाला था सुबह, बिल्कुल। सुबह की रणनीति बड़ी शानदार थी और सुबह जो 30,000 वाली बात थी वो भी बिल्कुल सटीक साबित हुई कि बाजार खुलने से पहले हमको आइडिया था और इस बीच आपके सामने रख भी रहे थे। और सबसे बढ़िया बात एक चीज़ और बताऊं जो कुणाल जी ने बोली थी। आपने कुणाल जी को पूछा था कि अब और मांग लो और कोई तथास्तु कर देंगे, तो कुणाल जी ने बोला नहीं, वक्त आने पे पूछूंगा। बहुत सही किया उन्होंने। और मैं ये सोच रहा ये पूछेंगे तो अभी जवाब क्या दूंगा कि खरीदना नहीं है, धर्म संकट। हाँ, मैंने कहा धर्म संकट में और 30,000 पे खरीदना नहीं है। तो कुणाल जी, सुबह वाला भले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्यू एकदम सही गया है, राइट? बिल्कुल अनिल जी, देखिए मुझे लगता नहीं था कि अभी बाजार तुरंत कोई नया हाई बनाएगा, तो इसीलिए मैंने डिम्पी जी से कुछ वक्त मांग लिया। और ऐसा नहीं है कि नया हाई बैंक निफ्टी पर नहीं आएगा, 31,500 का हमारा टारगेट है, लेकिन वक्त आने पर मैं आपसे सवाल करूंगा। ठीक है, वक्त आने पर सवाल करते हम समझ जाएंगे कि हाँ अब आप शायद फिर से तेजी के मूड में हैं। तो जो सुबह क्या बात हुई थी पहले जरा 30,000 वाली वो आपको दिखा देते हैं कि 29,500 से नीचे जाएंगे नहीं और 30,000 भी दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से। 30,000 तो दिखाएंगे, हाँ 30,000 में डाउट नहीं है। अब 30,000 का मतलब आप 3 और 3 लिखा हुआ और आगे 4 जीरो मानते हैं या 29,950-75 को भी 30 मान लेते हैं? उसको भी मान सकते हैं, हालांकि तो दिख ही जाएगा। वो तो लगा भी, फ्यूचर्स में तो ऑलरेडी लगा हुआ है। फ्यूचर्स में 100% दिखे, 30,000 में कहीं कोई शंका शुबा नहीं है। इंजॉयमेंट पार्टी हो रही है और बैंक निफ्टी ने लगा दिया 30,000। तो 30,000 दर्शन हो चुके हैं। आज सुबह हम यही कह रहे थे कि आज हो जाएंगे दर्शन, आज हो जाएंगे, पूरी संभावना है। तो गॉड इज काइंड, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अभी 30,000 के लेवल को दिखाने के बाद अब 29,600 भी दिखा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड भी आ जाए, समझ में आज के 2,000 बताइए। आज के 2,000 बजा दें बिल्कुल, फिर बिल्कुल बजा दीजिए। तो आज के 2,000 का बिल्कुल आज के भी, और एक बार फिर से कम कीजिए, कल का भी 2,000 बजाइए, हो सकता है आज ही आ जाए। मैं कल के था नहीं, एक बार आज का भी आ जाए, कल का भी आ जाए, इसलिए आज और कल दोनों वाला आने में 200 आ सकता है, दोनों वाला बजा दीजिए। एक बार आज का भी बजा दीजिए ना, पता नहीं अगर आ ही जाए फिर। नहीं अभी रुकिए, आप बिगुल के चक्कर में बढ़ रहा है। तो 29,600 के आसपास, अभी 29,620 हो गया है। 29,620 पर आपको बैंक निफ्टी खरीदना है। खरीद ले? हाँ, देखिए सुबह मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी 29,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो उनका लोअर एंड है, सपोर्ट जो उनके लोअर एंड पे नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे आप? तो ये तो आपको सामने पड़ के खरीदना पड़ता है। 29,600 29,625 रेंज में लीजिए। स्टॉप लॉस है आपका 29,500 का, थोड़ा दूर है, 100 पॉइंट नीचे, हाँ, लेकिन रखना पड़ेगा।
और ऊपर का टारगेट बन रहा है आपका 29,700 750 आज ही के लिए। 700 750 हाँ, आज ही मिल जाएगा मिल जाएगा। आपको 100 से 150 तो भी पॉइंट। हाँ, ये मिलने की तैयारी में है। एक बाउंस देगा यहाँ से, और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही सही लेवल पे है, जहाँ से एक इंट्राडे के लिए बाउंस की तैयारी है। और यहाँ से आपको 50 से 100 पॉइंट आराम से, 100 से 150 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी पर मिल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है 29,700 29,750 तो मिनिमम है। उसके बाद देखेंगे और कितना बढ़ता है। देखिए बात करते करते बढ़ना चालू हो चुका है। तो 645 हो गया। एकदम 29,600 पे आया है, सही लेवल पे आया है जहाँ पर खरीदारी करनी थी आपको। बिल्कुल परफेक्ट है। विश्वेश जी लग रहा है? मेरी ओर से आपको अंदर बाहर सब जगह सपोर्ट है, वाह। क्योंकि देखिए 29,500 के पुट ऑप्शन में 7,65,000 शेयर है, और अभी आज के दिन में उसमें 1,80,000 शेयर जुड़े हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 19,500 जो है 150 रुपीज़ चल रहा है पुट ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं राइटर ये मान रहा है कि 19,500 एक बार के लिए होल्ड करेगा। और अभी देखिए 29,650 तो हो भी गया। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, और साइकोलॉजिकली सब लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि करेक्शन पेंडिंग है, करेक्शन पेंडिंग है, करेक्शन पेंडिंग, तो ऊपर के लेवल से वो बेच नहीं चाह रहे हैं। अब होगा ये कि बेच के गिरेगा, वो प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन उनको स्टॉप लॉस नहीं करना आएगा। तो अगर वन साइड रिकवरी आती है तो वो अपना लॉस नहीं बुक कर पाएंगे। दैट इज वेयर द मिस्टेक हैपेंस। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बैंक निफ्टी। और आया भी है उस बीच। अब निफ्टी 650 29,000 माफ कीजिए, बैंक निफ्टी 29,650 के भी ऊपर थोड़ी देर पहले गया। और उम्मीद तो है कि अच्छी स्ट्रेंथ वापस से लौटेगी मार्केट के अंदर, जैसे विश्वेश भी कह रहे हैं। बिल्कुल। बाकी तो आप बिगुल बजा के वो जो करना चाहते हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी, उसका भी वक्त तो आ ही चुका है। तो फिर लगे हाथ देख ही लेते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो फिर एक बार पहले जरा आप यूएस के फ्यूचर्स को दिखाएं, क्योंकि फेड की बैठक होने के बाद वहाँ पे तेज़ी थी। अब आज थोड़ा फ्यूचर्स नीचे हैं, 0.5% तो डॉ फ्यूचर्स नीचे है। नेस्डेक के फ्यूचर्स भी करीब 29 से 30 पॉइंट नीचे हैं। तो पहला इंडिकेशन थोड़ा सा वीक है। अब आते हैं जरा यूरोपियन बाजार और एशियन मार्केट्स का। यूरोपियन बाजार आज कमज़ोर है, 0.5% से ज़्यादा की गिरावट ज़्यादातर बाज़ारों में है। तो प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादातर टिपिकल सभी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रेग्जिट के वापस से वोटिंग की डेट एक बार और आई है, जो कि अप्रैल तक चली जाएगी। अब आते हैं जरा एशियन मार्केट्स में। इसमें हांगकांग का बाजार देखना इंपॉर्टेंट है। यस, ये फ्लैट बंद हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव 41 अंकों की बढ़त के साथ। जैपनीज मार्केट भी हरे निशान में है। तो सुबह सुबह जो हांगकांग कमजोरी दिखा रहा था, वो अपनी कमजोरी को खत्म करके गया है। तो इंडिकेशन तो देखे गया। खैर 2 दिन की छुट्टी है, मंडे को सारे ट्रिगर्स ये और भी देखने होंगे। लेकिन आज हम जब क्लोज करने जा रहे हैं तो रणनीति बनाते समय इन सबको देखना ज़रूरी है। क्रूड और करेंसी जरा ये जरूर दिखा दीजिए। क्रूड के अंदर 67 का है, और यहाँ पे भी करीब 1/4% के आसपास का ही कुछ हेर फेर दिख रहा है। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, 67 के आसपास रुक से गए हैं। अब आते हैं करेंसी, यहाँ पे वीकनेस आई है। ये अगर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन देखते हैं 5 बजे तक क्या करते हैं, क्योंकि आजकल करेंसी को 1 ही घंटा चाहिए होता है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस होने में। फिलहाल अभी 19 पैसे की गिरावट के साथ है, 60 अंकों की गिरावट निफ्टी पर है। तो सारा सेटअप है, उसमें कुछ खास बड़े अच्छे साइन तो नहीं है, बट मार्केट की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है सिर्फ वही है। तो बिगुल के साथ देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रणनीति। बताइए सर। देखिए एक चीज़ डिम्पी साफ दिख रही है, वो ये कि पहले निफ्टी, हाँ पहले निफ्टी देखो निफ्टी में 11,500 के नीचे ट्रेड करना अच्छा संकेत तो नहीं है। क्यों नहीं है? 11,500 के कॉल्स पे 32 लाख शेयर कॉल है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, और ये इसको ऊपर उठने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। लेकिन इससे बड़ी समस्या है 37 लाख शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, और उसमें से भी 11 लाख शेयर आज जुड़े हैं। तो आज तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सबसे पहली और सबसे अहमियत वाली जरूरत तो ये कि वो 11,500 के नीचे बंद ना हो। अगर 11,500 के नीचे बंद होंगे तो एक बार की आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है। जो क्लोजिंग बेसिस पे आपको कमजोरी होनी है वो दिख जाएगी। 11,450 के नीचे बंद होने पर आपके लिए कम से कम 100 पॉइंट की रिस्क और खुल रही है अगले हफ्ते के लिए। 11,450 के नीचे बंद होते थे, 11,450 11,500 की रेंज में बंद होते हैं तो कोई खास इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी। और 11,500 के ऊपर बंद होते हैं तब तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगले हफ्ते भी तेजी बरकरार है। तो मैं आपको तीनों क्लोजिंग के लेवल दे देता हूँ। 11,450 के नीचे की क्लोजिंग खराब है, अगले हफ्ते के लिए 100 पॉइंट की रिस्क है। 11,500 के ऊपर की क्लोजिंग शानदार है, 11,600 भी आप देखेंगे अगले हफ्ते। 11,400 निफ्टी में इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके लिए ख़रीदारी करने की कोई वजह नहीं है। वजह क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास न तो रुपया आपके फेवर में है, न डाउ फ्यूचर आपके फेवर में। तो फिर वेट एंड वॉच करें, ज़्यादा बढ़िया है, छोड़ दे ट्रेड न लें। 11,500 के नज़दीक आएँ तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, थोड़ा हल्का हो जाए, और बाकी 11,425 के आसपास आए तब खरीदिए,
तब 11,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो यहाँ से 11,425 के आसपास खरीदना चाहिए और ऊपर में 11,500 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे क्या करें फिर? देखिए, बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्लियर है कि 29,500 ये नहीं तोड़ेगा। जहाँ पुट में 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वो मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। तो पुट के हिसाब से 29,500 आपके लिए सपोर्ट हो गया। मेरा ये मानना है कि 29,600 के नज़दीक खरीदना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर खरीदना चाहिए। 29,500 का स्टॉप लॉस लगाकर 29,700, 750, 800 तक के लेवल वहाँ के लिए आपको नीचे में खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तर पर अब जो अहम लेवल है, आज जो हमने टॉप बनाया वो तोड़ने में मुश्किल आएगी 30,000 के आसपास का। 9 लाख शेयर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में है भी कॉल्स में, उसमें से 5 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 29,900 30,000 की रेंज में आएगी प्रॉफिट बुकिंग, 29,500 29,600 की रेंज में आएगी खरीदारी, 29,800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करिए, निकल जाइए। अच्छा, छोटे से प्रॉफिट के लिए एक बार एंट्री करके वापस से निकल बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि 29,600 के आसपास का ट्रेड लिया हुआ ये बेहतर माना जाएगा। खैर इस बीच भी 650 के आसपास चल रहा है। थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी पर ही हमने आपके सामने राय भी रखी थी। अब आते हैं मार्केट। यहाँ भी एक चीज़ कहूँगा कि अगर 29,600 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप खराब नहीं है। ओके, 29,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो इसलिए मेरे हिसाब से 29,600 के ऊपर की बंद तो बहुत अच्छी है। 29,800 के ऊपर आप बंद हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि अगले हफ्ते आप 30,000 भी पार करेंगे फिर से। 29,800 के ऊपर, ये सारे कैश के लेवल बता रहा हूँ मैं। हाँ, स्पॉट लेवल 29,800 के ऊपर की बंद तो बहुत ही शानदार है और 29,600 के ऊपर की बंद भी बुरी नहीं है। 29,600 के नीचे बंद होंगे तो ये रिस्क खुलती है अगले हफ्ते के लिए, वो कम से कम 200-250 पॉइंट की ओर खुल जाती है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। फिलहाल जिस तरह से मार्केट वापस 450 के लेवल को बचा रहा है और 29,600 को बचाने की पूरी प्रोसेस दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार इसके नीचे क्लोज तो नहीं करेगा। फिलहाल इसको ऐसा समझा भी जा सकता है फिलहाल के लिए, तो ठीक है। आगे जो मार्केट को करना है सो करना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, आज ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस सुबह से ठीक चल रहे थे। इंडियन हाउसिंग फाइनेंस भी हमने देखा। बंसल जी एक बार जरा LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए तो आप 532 पे चल रहा है। आज इसने कोई खास बड़ा मूव नहीं दिखाया। आज का इसका जो हाई है फ्यूचर्स में 34 का है, अभी चल रहा है 32-33, सिर्फ 1 रुपया ही कमजोर हुआ है। बाजार के 70 पॉइंट की गिरावट और जिसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोला जा रहा है। LIC में क्या करना है फिर? देखिए डिम्पी, हम लोगों ने, मैंने जैसे पहले भी बोला था, मैंने और कुणाल जी ने इसको 506 507 के अराउंड रिकमेंड किया था खरीदारी करने के लिए। 530 पहला लक्ष्य था, 535 दूसरा लक्ष्य था। डिम्पी ये जरूर है कि आज स्टॉक काफी दिनों बाद बढ़ा है, बट इससे पहले भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। और जिस तरीके का डिम्पी मार्केट है, कोई बड़ा उछाल आता है और पीछे नीचे से अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उस उछाल में मुनाफे को बांधना चाहिए। तो मेरी राय तो डिम्पी यहाँ नई खरीदारी की नहीं होगी, यहाँ पर मुनाफे को बांधना चाहिए। जिन्होंने जी बिजनेस सुन के हमको सुन के नीचे में खरीदा था, ठीक है। एक बार टाइमली प्रॉफिट बुक भी कर लें। बंसल जी तो बार बार यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो 506 से बात रखी थी और यस ये बात ठीक भी है। जब 500 का ब्रेकआउट हुआ था तब ये बात आई भी थी सामने, और धीरे धीरे करके जिनके पास प्रॉफिट्स खड़े हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के, वो चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। लेकिन आज की स्ट्रेंथ काबिल तारीफ है LIC हाउसिंग की भी, ये इंटरेस्टिंग दिखा आज। नितिन जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनका स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। नितिन जी को जुड़ने में थोड़े से कुछ मिनट बाकी हैं। हाँ। वो तैयार हो रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो फिर तब तक हम ई-क्लर्क्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ई-क्लर्क्स ने बायबैक का ऐलान कर दिया है। 1600 रुपये के दाम पर कंपनी लगभग 16 लाख शेयरों का बायबैक कर रही है। ये बायबैक फ़ायदेमंद है क्या, ये बताने के लिए हमारे रिसर्च एनालिस्ट संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी कैलकुलेशन लेकर। संदीप बताइए। देखिए जरूर फायदेमंद है। पहले तो जो आपका ही क्राइटेरिया है कि कितना इक्विटी है, 4.25% के आसपास की इक्विटी है जो कि इस बायबैक के जरिए खरीदने जा रही है कंपनी। तो उस लिहाज से देखा जाए अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छी खासी इक्विटी है जो कि ये कंपनी बायबैक के जरिए खरीदेगी। टाइमलाइन नहीं है, इसकी रिकॉर्ड डेट तय नहीं हुई है, तो आप मान के चलें कि 2 से 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन अगर आप 3 महीने भी पकड़ के चलते हैं तो हमारा ये अनुमान है कि बेयर केस में भी कम से कम नहीं तो आपको 30% सालाना रिटर्न जो है वो इस बायबैक के जरिए आता हुआ दिखेगा। अब उसका कैलकुलेशन क्या है कि अगर आप एक रिटेल शेयर धारक हैं, 1600 रुपये का प्राइस है, तो 2 लाख से कम के शेयर आपके पास होने चाहिए। तो आप अगर मान के भी चलें कि 125 शेयर आपके पास हैं, तो एक अंदाज के मुताबिक जो रिटेल शेयरों की शेयर धारकों की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आपका जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो 30 से 50% के बीच में आएगा। अगर मैं ये भी मान के चलूँ कि 30% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशो है, उस केस में अगर आप अभी भी मौजूदा भाव जो कि 1160 के आसपास है
उसमें अगर आप 125 शेयर खरीदते हैं तो आपकी जो लागत है वो करीब 1,45,000 के आसपास की आती है। उस केस में अगर आप देखें जो एक्सेप्टेंस रेशियो 30% माने तो आपके 38 शेयर टेंडर होंगे। उन टेंडर शेयरों की जो वैल्यू है वो करीब 61,000 के आसपास की है। मान के चलें कि ये जो भाव है अभी 1160 के आसपास का, ये भाव यहीं पे रहता है, तो यानी कि जो आपके बाकी बचे हुए 87 शेयर हैं 125 में से, उसकी जो वैल्यू है वो करीब 1 लाख के आसपास की आएगी। अगर यही कैलकुलेशन बैठता है, दाम इसी के आसपास रहता है, फिर आपका जो पूरा मुनाफा इस केस में है वो करीब 16,500 के आसपास का है। यानी कि 3 महीने में जब आपका पूरा ये प्रोसेस हो जाएगा तो करीब 11% के आसपास का रिटर्न है। अब इसमें 2 केस और हैं। अगर मान लीजिए क्योंकि जो बायबैक का प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, 1600 का है, अगर ये शेयर जो कि 1160 के आसपास है वो बढ़कर अगर 1300 रुपये के आसपास चल जाता है तो उस केस में आपके जो बाकी शेयरों की वैल्यू है वो बढ़कर 1,13,000 हो जाएगी। तो आपको जो मुनाफा है वो 28,000 हो जाएगा और आपका जो रिटर्न है 19.5% का हो जाएगा। ये 3 महीने की बात मैं कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता ये शेयर यहाँ से गिर भी जाता है, मान लीजिए वो 1100 रुपये तक लुढ़क के चला जाता है यहाँ से, उस केस में भी आपके जो बचे हुए शेयरों की वैल्यू है वो 95,700 रुपये, यानी कि इस केस में भी आपके जो टेंडर हो जाएंगे शेयर उसके बाद भी करीब 11,000 के आसपास का आपका जो फायदा है फिर भी आता हो दिखेगा। इस केस में भी अगर आप देखें तो 7.5% के आसपास का रिटर्न आपको 3 महीने में आता हो दिखेगा। यानी कि अगर आप इसे एनुलाइज यानी कि सालाना रिटर्न के हिसाब से देखें तो 30% के आसपास का केस तब भी आपको मिलेगा जब ये शेयर यहाँ से लुढ़क के 1100 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। और अगर 1300 रुपये के आसपास की बात आ जाती है फिर आप ये मान के चलिए कि सालाना रिटर्न अगर आप देखें तो करीब 80% के आसपास का भी हो सकता है अगर आप मौजूदा स्तर पर भी इस शेयर में निवेश करते हैं तो। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशंस है जो कि ई क्लर्क्स को लेकर है, इसके बायबैक के प्राइसिंग को लेकर है। 1300 का प्राइस, वॉल्यूम एडजस्टमेंट सब कुछ आपको संदीप ने बता ही दिया, तो इस पर ज़रूर एक बार ध्यान रखिएगा। इस बीच कैडिला को लेकर भी एक खबर आई है कि इसके यूएसएफडी ने क्लीन चिट दे दी इनके एक प्लांट को जो कि अहमदाबाद में है। वो जो अहमदाबाद वाला प्लांट है इसका R&D डिवीज़न है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। वहाँ से कोई खास बड़ी दवाइयाँ नहीं बनती थी, वो R&D डिवीज़न हुआ करता था। यूएसएफडी के लिस्ट में वो भी रहता है, वहाँ से भी इनको क्लीन चिट तो मिली है। तो एक बार कैडिला के बारे में पहले पता कर लेते हैं, फिर एक बार नितिन जी से भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कुछ सौदे। ये अहमदाबाद प्लांट को बंसल जी एक बार जरा क्लीन चिट मिले यूएसएफडी से, बट प्लांट है R&D से जुड़ा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है वो। तो एक बार जरा बताएं ये कैडिला को कितना बेनिफिट मिल सकता है? चार्ट पे कुछ साइन है क्या पुल बैक के? नहीं डिम्पी, चार्ट्स पे साइन नहीं है। और डिम्पी ये स्टॉक जो प्रेशर में चल रहा है इसकी स्टोरी डिम्पी दूसरी है। जो जायडस वेलनेस ने को खरीदारी करी है उसकी फंडिंग जो है वो कैडिला से जानी है, उसी चक्कर में ये स्टॉक डिम्पी प्रेशर में बना हुआ है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो 343 से लेकर 345 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है और स्टॉक अभी ऑनगोइंग रैली में भी ये लेवल्स नहीं तोड़ पाया है। तो अब तक जब तक 345 के नीचे है तब तक तो बिल्कुल भी यहाँ पर किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, फिलहाल बॉटम फिशिंग ना करें, लेकिन हमने एक बॉटम फिशिंग की, वो कारगर साबित हुई। 8 मिनट में मिले आपको 80 पॉइंट और वो मिले बैंक निफ्टी पर। जी हाँ, 29,620 पर हमने रिकमेंड किया था, 29,700 बाकायदा स्क्रीन पर दिखा है, 7 और आगे 2 जीरो, 29,700। अभी भी 29,650 पर फिर से 688 पर 29,700 पर फिर से नजर आ रहा है। तो बहुत वॉलेटाइल बहुत है, प्रॉफिट बुक भी करते जाएं, पैसा लेते भी जाएं, एंजॉय भी करें लाइफ। दोनों तरफ ट्रेड हो रहे हैं, दोनों तरफ के सौदे यहाँ पे। हाँ, लेकिन जब सौदे एक तरफ के ढंग से करने हो, समझदारी के साथ करने हो और ऑप्शन में करने हो तो फिर आपको इंतजार रहता है नितिन जी ऑप्शन वाले का। आ चुके हैं, बजाइए भी गोली। स्वागत है नितिन जी आपका। जरा बता दीजिए, पहले तो अपडेट कर लें क्या पहले? जी अनिल जी, अपडेट कर लें। बताइए। ये 3 ओपन कॉल्स हैं हमारी। कॉल नंबर 1 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसकी 105 की कॉल ऑप्शन ली थी। आज करीब 40-50 पैसे से टारगेट रह गया, ऊपर 6 का टारगेट था, 5.40 तक गया। अभी 4.65 4.70 ऐसे रेट है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए मुझे। करीब 9,000 रुपये पर लॉट इसमें प्रॉफिट मिल रहा है और हम इसको 3 दिन से कैरी कर रहे हैं, तो इसमें हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दूसरी एक रिलायंस की हमने कॉल ऑप्शन ली थी 1380 की, जिसका स्टॉप लॉस 10 रुपये पर था, वो ट्रिगर हो गया है। आज रिलायंस में सुबह से ही डेटा 11 बजे के बाद थोड़ा नेगेटिव साइड बन रहा है, तो रिलायंस में अब हम कॉल ऑप्शन कैरी नहीं करेंगे। अभी 9-10 के आसपास होगी। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं बुक किया है तो भी इस कॉल ऑप्शन से निकल जाना चाहिए। इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है डेटा के हिसाब से, और रिस्की भी हो सकती है क्योंकि अगले वीक एक्सपायरी है। और तीसरी कॉल ऑप्शन हमने इन्फोसिस की ली थी, वो कॉल ऑप्शन अभी हमारे 1-1.5 रुपये प्रॉफिट में है। 11 रुपये में ली थी, अभी करीब 12 साढ़े 12 ऐसे है। तो ये कॉल ऑप्शन कैरी करेंगे क्योंकि मार्केट में
थोड़ा लग रहा है कि इन्फोसिस में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। आज मार्केट गिर रही है, फिर भी इन्फी पॉजिटिव है थोड़ा, तो इस कॉल ऑप्शन को हम कैरी करेंगे। टारगेट 18 रुपए एज इट इज रहेगा और स्टॉप लॉस जो हमने 5 का रखा था वो सेम स्टॉप लॉस रहेगा। समरी ये है कि रिलायंस हम एग्जिट कर चुके हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हो गया, उसमें 5 से 6 हज़ार का लॉस लगा है। ओबीसी में हमें 9,000 के आसपास का हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इन्फोसिस को हम कैरी कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब आपके खाते में एक ही बची है इन्फोसिस, करेक्ट? जी अनिल जी, एक ही खाते में बची। एक से कैसे काम चलेगा? छुट्टी पे तो हैं आप, वैसे मुझे पता है आप अपने घर आए हुए हैं, होली भी मना रहे हैं। पटना में है ना? कहाँ पे आप? जी अनिल जी, पटना में। पटना में। तो अभी कोई दूसरी कॉल देंगे कि हम दबाव न बनाएं आप पर? अनिल जी, दूसरी कॉल मंडे को अगर रखी जाए तो ज़्यादा। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल एंजॉय कीजिए नितिन जी अपनी छुट्टियाँ, और मंडे फिर एकदम तरोताज़ा होकर आइए, और उसके बाद डेटा वेटा को देखकर अच्छे से नितिन जी आपको सोमवार को कुछ और बेहतरीन स्ट्रेटेजी देंगे। लेकिन हाँ, फिर भी अभी बचे हुए 45 मिनट, और कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे डेटा कुछ मजबूत हो रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल नितिन जी जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा का थोड़ा अपडेट तो दीजिए, भले कॉल ना भी दे तो। देखिए अनिल जी, डेटा थोड़ा साइडवेज सा बन रहा है। आज इंट्राडे में सेलिंग सुबह से हुई है, बट ऑप्शंस राइटर्स दोनों साइड एक्टिव हैं, तो बहुत ज़्यादा मंदी नहीं लग रही है। हो सकता है मंडे से वापस स्टेबलाइज कर जाए, और वैसे भी आज फ्राइडे फैक्टर है, तो फ्राइडे को नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये एक हिस्टोरिकल एंड बैक टेस्टेड है, मतलब 70% ऑफ द टाइम्स बुल मार्केट में फ्राइडे थोड़ा सा सुस्त और प्रॉफिट भरा होता है, तो कोई ऐसा नेगेटिव तो नहीं है डेटा अनिल जी। ओके, डेटा कोई नेगेटिव नहीं है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल। तो बस मेरा कॉन्फिडेंस आपने बढ़ा दिया, मुझे इतना ही चाहिए था कॉन्फिडेंस कि मैं कूद के जो गिरे हुए बाजार में बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास बाय रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ठीक तो कर रहा हूँ ना। नितिन जी ने कह दिया कि कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया नितिन जी आपका हमें यह सारी डिटेल्स बताने के लिए। अच्छा, अब दर्शक भी तो इंतजार कर रहे हैं अपनी सेल्फी और शेर व शायरी का। तो डिम्पी जी प्लीज डू द ऑनर्स। ठीक है, तो एक एक करके आपके सामने वो सारी तस्वीरें आती चलेंगी। सतीश जी का पहले एक का तस्वीर भी आएगी, और ट्विटर पे उन्होंने एक्चुअली हमको भेजा कि स्टॉक ऑफ द डे से शुरुआत और BTSTT से अंत, बीते हर दिन और त्यौहार जी बिजनेस के संग। वाह राठी जी, वाह क्या बात है। ये सतीश राठी जी ने भेजा है, और ट्विटर के जरिए हमको इनका ये बेहतरीन उन्होंने चीज़ लिख के भेजी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का खुमार ऐसा बरस रहा है, हर कोई खेलने के मुनाफे की होली तरस रहा है, खिलखिलाती सुबह में ताजगी से भरा बैंक निफ्टी है, जी बिजनेस के दिग्गजों ने हम सब के लिए रंग बिखेरे हैं। क्या बात है। तोषित अरोड़ा साहब ने नाम मैंने पहली बार तोषित, ओके, नाम यूनिक है सर आपका। हरीश जी ने बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी है कि हरि नाम की मस्ती छाए, अमित खुशी घर घर आए, अनमोल प्यार की और प्रीत की दुआ सदगुरु सदा बरसाएं, होली अपने रंगों के संग और सबको एक बना के जाए। जी बिजनेस के साथ हमेशा लाल हरे रंग की बैंक निफ्टी और निफ्टी की गुलाल लगाए। वाह वाह, ये अलग अलग लाइनें अलग अलग पंच के हिसाब से पढ़ेंगे तो और मजा आपको आएगा। सुरेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं जमाना है कि गुजरा जा रहा है, ये दरिया है कि बहता जा रहा है, बाहर आए कि दिन होली के आए, गुलों में रंग खेला जा रहा है। वाह वाह क्या बात है, थोड़ी हायर लेवल की, अच्छी स्टैंडर्ड की इनकी एकदम। कई सारे शब्दों के कई गहरे भी हो सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास विश्वेश जी जरा गौर से देखिएगा, कुणाल जी और आशीष माहेश्वर साहब भी हमारे साथ है, ये वाली जरा गौर से देखिएगा। एक छोटी सी बच्ची है सुरभि, उनकी जरा देखिएगा, वो भी आने वाली है, तो हाँ ये जरा देखिएगा आप। अच्छा, तो एक छोटी सी बच्ची ने आपको हैप्पी होली बोली है ना, कितनी क्यूट है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत लग रही है। सुरभि है इनका नाम, और बहुत ही क्यूट इन्होंने भेजा है अपना छोटा सा वीडियो बनाकर। चलिए, और अरे वाह क्या बात है, आशीष जी सबसे ज्यादा चमक रहे हैं आज, बिल्कुल एकदम इन द पिंक ऑफ द हेल्थ, बहुत ही बढ़िया। आशीष जी स्वागत है आपका। ये छोटा मोटा करेक्शन है कि हम टॉप बना चुके हैं? अरे एक ही दिन की गिरावट में ना लोगों को कंफ्यूजन होने लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। जरा बाजार का डायरेक्शन सबसे पहले दीजिए आप। जी, मेरा मानना है अनिल जी, कोई घबराने की पहले कोई वजह नज़र नहीं आती है। मेरा मानना है चूंकि एक रोल ओवर का
एक हमेशा ट्रेंड एक जब स्टार्ट होता है सीरीज एक्सपायरी से 3-4 दिन पहले, तो ये जो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है वो बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेड है। दूसरी बात ये, पिछले चूंकि 7-8 दिन से बाजार में वन वे एक हमने रैली भी आते देखा, तो एक थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट भी होगा, वो भी मेरा हिसाब से पॉजिटिव साइन है। बट हमेशा हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि बाजार ने मुनाफा वसूली की कोशिश की है, पर एफआईज ने लास्ट मूवमेंट में आके स्टॉक्स को दोबारा से परचेज किया और शॉर्ट सेलर्स को काफी ट्रैप भी किया हुआ है। तो मेरे सलाह ये रहेगी कि जब तक एफआई की बाइंग चल रहा है तब तक शॉर्ट डायरेक्शन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मेरा मानना है ये जो वोलेटिलिटी और जो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुआ है वो आज और मैक्सिमम मंडे, ये 2 दिन जारी रह सकती है। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप दोबारा से नई तेजी देखेंगे बाजारों में। ठीक है, बाजार में नई तेजी आएगी, ये इंटरेस्टिंग है। आशीष जी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आज का दिन तो निकल ही गया ऑलमोस्ट, अब सिर्फ अब कल का यानी कि मंडे का दिन बाकी है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन को मिलता है तब भी, नहीं तो फिर उसके बाद फिर से बाजार के अंदर तेजी का रुख ही बनेगा। तो आशीष जी, जब अगर बाजार के अंदर तेजी का रुख रहना है, एक दिन हम निकाल चुके हैं, तो किस शेयर पे ध्यान रखें जरा ये भी बता दीजिए लगे हाथ। जी मेरा मानना है जैसे आज रिलायंस में काफी करेक्शन हुआ है और रिलायंस में थोड़ा सा करेक्शन और मंडे को मिलता है, तो आप देखेंगे जैसे ही फंड्स की बाइंग दोबारा से स्टार्ट होगा तो ये स्टॉक काफी तेजी से पिछले कुछ समय में भी देखा कि काफी फास्ट रिबाउंड होता है। तो मेरा मानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखना चाहिए इस तेजी को प्ले करने के लिए। इसके अलावा मेरा मानना इंटरग्लोब एविएशन भी एक स्टॉक है, यदि आज 1425 या 30 के बीच मिलता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि इस क्वार्टर के और अगले क्वार्टर में जो उनके प्रॉफिट के आंकड़े आएंगे बिल्कुल बम्पर प्रॉफिट आएगा इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनियों का। तो और मेरा मानना है कि यहाँ से इनफैक्ट मिड अप्रैल तक शायद 100 रुपए की तेजी बिल्कुल इंटरग्लोब एविएशन में आप देख सकते हैं, तो इसको भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन को देख सकते हैं आप। एविएशन में अगर कोई देखना चाहते हैं शेयर, खैर इस बीच चला भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी भी डिप मिले तो एक बार इसको ध्यान में रखें। आशीष कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कमज़ोर नहीं है, ये बाजार का वापस लीडर साबित होगा, फिर से चलेगा। तो ये जो गिरावट है, टिपिकली हम यही तो बात करते हैं कि मार्केट के अंदर जब भी शेयर थोड़ा सा नीचे आए या करेक्ट हो तो वापस अच्छे शेयर खरीदिए। ये कुछ वैसे ही आपको फिर से आशीष बताते हुए कि जो आज बाजार की जो गिरावट है ये अच्छे शेयर को लेने का समय है, ना कि फिलहाल इनसे दूर रहने का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जरा और शेयर्स देख लेते हैं कि उनमें कैसे कैसे पोजीशंस बनाए। आज गिरावट वाले शेयरों में एक और शेयर भी आया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3% नीचे है, हालांकि इसमें अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि सरकार इसमें कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन भी करना चाहती है। डे लो पे है। विश्वेश एक बार जरा चेक करें। आज में डेटा में थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिस हिसाब से मैं डेटा रीड कर रहा था थोड़े टाइम पहले। लास्ट 60 मिनट्स में इसमें काफ़ी सीवियर सेलिंग हुई और ओआई पे बिल्डअप हुआ है। बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो आज ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट से डाउन है। दैट मीन्स कि ये मेजर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। फ्यूचर में 4,99,000 समवेयर अराउंड स्टॉक बिल्टअप हुआ है, लेकिन पुट साइड जो अनवाइंडिंग है वो मेजर है मेरे हिसाब से 12,24,000। तो इमीडिएटली मेरा ऐसा मानना है इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 117 की ओर आ रहा है और वहाँ तक शायद ये प्रॉफिट बुकिंग जो है गहरा सकती है। ओवरऑल मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइन फिलहाल के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइन है कि थोड़ी और गिरावट है तो फिर देखिए इसके बारे में। बंसल जी, एक और शेयर है मारुति, ये 6500 का हो गया लगातार। अब इसके बारे में बिकवाली के कह रहे थे, बीच में खबर ये आई थी कि कुछ एक प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाए हैं इन्होंने। इको के ये 300 से 400 रुपये से 28,000 तक थे अलग अलग मॉडल्स पे। कुछ काम नहीं आया, मारुति बकाया तभी से टूट रहा है, आज भी 2% नीचे है। अभी ये हो गया है टूटना इसका, या फिर पूरा, या फिर अभी और टूटेगा? देखिए रिम्पी जी, अगर आप रिकलेक्ट करें होली से एक दिन पहले बुधवार को मैंने और कुणाल जी ने यहाँ पर 67.22 67.25 के अराउंड फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी और पहला टारगेट 6550 के अराउंड का था, दूसरा बड़ा टारगेट एक 6500 का दिया था। तो आज का लो 6554 है। डिम्पी, बुधवार को राय दी थी, किसी ने बेचा हुआ है तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करे, एल्स मुझे लगता है कि स्टॉक 6500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है नीचे में। ओके, 6500 तक जाने का पोटेंशियल। तो 6500 में भाई साहब बचा क्या है अभी? 70 रुपये। अरे बंसल जी, स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस है, स्टैंप लगेगी ना अनिल जी 6500 पे बड़ी वाली। स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस मतलब ऐसे कंकर फेंको जितने में 6500 हो जाए, जितने दूर तक जा सकता है। हाँ, इतना सा। ठीक है, ये भी आज नया सीखने को मिला, कंकर फेंकने जितनी जगह।
तो थोड़ा नीचे का लेवल देते तो कुछ मूड भी बनता है। चलिए एनीवे, लेकिन स्टॉक्स ये बात सही है कि सारे के सारे वही कमज़ोर हैं जो ऑटो स्पेस से हैं। आइडिया 3.5% 4% कमज़ोर है। आशीष जी, इस पर अपनी राय दीजिए। राइट्स इशू के ऐलान के बाद खरीदना बनता है 30 रुपए में या नहीं? ये मेरा मानना है जी, इसको थोड़े और करेक्शन का इंतजार किया जा सकता है। इसको 26-27 रुपए के आसपास मिले तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है, क्योंकि 12.5 रुपए में जो उनका राइट इशू है वो एक काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। और दूसरी बात है, आइडिया, वोडाफोन आइडिया की जैसी कंपनी को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी उनके पास में 42 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जरूर उनको धीरे धीरे थोड़ा सा सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, क्योंकि जियो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। पर मेरा मानना है जब ये एडिक्वेटली कैपिटलाइज हो जाएगी तो ये भी जो प्राइस वॉर है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नए एक्सपेंशन प्लान्स को फंड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जाके मैं बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ, क्योंकि अब 3 प्लेयर ही रह गए और हमने भारतीय एयरटेल का भी फंड रेजिंग प्लान देखा। तो आइडिया के फंड रेजिंग प्लान के बाद में मेरा मानना है दोबारा से एक थोड़ा ट्रैक्शन इस स्टॉक में आ सकता है। बट 26-27 रुपए एक अट्रैक्टिव लेवल रहेगा स्टॉक में प्री राइट इशू बाय करने का। सुबह एक शेयर में जो 10 की कमाई के अंदर पूछना चाहता था, मेरे से छूट भी गया, कुछ समय की भी अभाव था, वो था SRF। 2450 के ऊपर अभी भी है, ऑलमोस्ट दिन के ऊपर इस तरफ है। उस समय भाव 2450 नहीं थे, उस समय 2400 जस्ट पार ही किया था इसने, अभी भी डे हाई पे है। कुणाल जी, मेरे को अच्छी तरह से याद है 2-3 दिन पहले भी मैं आपको SRF के बारे में पूछ रहा था कि इसने 2400 का लेवल पार किया है, आप स्टॉप लॉस क्या रखे और नए लेवल क्या है। तब भी आप कह रहे थे कि तेज़ हो सकता है, एक कंडीशन थी, वो तो मेरे को याद नहीं है, बट आप कह रहे थे हाँ चलेगा ज़रूर वहाँ से। अभी क्या करना है सर? देखिए डिप्पी, इस काउंटर पे हम लोग पहले भी खरीदारी की राय दे चुके हैं। SRF लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और एक ब्रेकआउट आज के सत्र में भी आते हुए देखा हमने। जब देखिए 70-80 पॉइंट निफ्टी नीचे है, उसके बावजूद भी SRF ने अपनी तेजी को संभाले हुए है। तो मुझे लगता है कि जैसे बाजार में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, SRF आपको वापस से तेज होता हुआ नजर आएगा। नए कीर्तिमान तो स्टॉक बना ही रहा है, तो इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। थोड़ी सी अगर हिम्मत करें तो इन स्तरों पर खरीदने में भी हर्ज नहीं है। एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 2415 के आसपास रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर की ओर यहां पर आपको 2500 पहले और बाद में आपको 2525 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करने की राय। विश्वेश, जब आज सुबह आशु भी कह रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी अभी भी रखें, खासकर जो निजी बैंक वाले शेयर हैं, ICICI बैंक में अभी पोजीशन बनाई जा सकती है जिन्होंने नहीं बनाई क्या? मेरे हिसाब से ICICI बैंक में जो सबसे अहम स्तर था वो था समवेयर अराउंड 380 और वो काफ़ी टाइम से नहीं निकल रहा था। आज वो स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से मैं अभी डेटा चेक कर रहा था, आज कोई मेजर डिक्लाइन नहीं है। इनफैक्ट ICICI बैंक के ऑप्शन में अगर आप चेक करते हो तो 400 के कॉल ऑप्शन में ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स है और आज वहाँ पे 5 लाख शेयर जुड़े हैं। स्पॉट चल रहा है 392। तो ऑब्वियसली मेरा ऐसा मानना है कि 400 का कॉल ऑप्शन, हाईएस्ट OI और मार्केट थोड़ा सा वीक, तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगा निकल। इनफैक्ट अगर आप 400 रुपीज़ की स्ट्रेडल भी देखो, स्ट्रेडल मतलब कॉल और पुट दोनों, तो 400 का कॉल ऑप्शन चल रहा है समवेयर अराउंड 2.5 रुपये और 400 का पुट समवेयर अराउंड इन द मनी पुट हो गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बुलिश हो तो आपको फ्यूचर नहीं बाय करना है, आपको 400 की कॉल और पुट दोनों बेचनी है। उसका रीज़न क्या है, आप 400 के नज़दीक में एक्सपायरी एक्सपेक्ट करते हो और बहुत ज़्यादा रन अवे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो पर्सनली मैं टूवर्ड्स एक्सपायरी बहुत डिफरेंटली ट्रेड करता हूँ कंपेयर टू द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी। लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे डायरेक्शनली बहुत ज़्यादा मूव शायद नहीं देखने मिले। ठीक है, लेकिन निफ्टी रुक सा गया है 11,450। अरे भैया बढ़िया है, रुक गया तो नीचे जा रहा था, कम से कम रुक तो गया है। लेकिन कुणाल जी और बंसल जी रुकते नहीं है ज़्यादा देर। आज भले ही बहुत देर रुके और 2 की 3 बज गई है, लेकिन फाइनली बिगुल बजेगा 1 घंटे के बाद ही सही चार्ट कॉर्नर का। बताइए सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है सिप्ला पर। ये स्टॉक अनिल जी बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और पिछले 15 दिनों की रैली में स्टॉक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था, धीरे धीरे करके गिर रहा था और अब एक बड़ा क्लियर ब्रेकडाउन अनिल जी यहाँ पर विजिबल है। फार्मा में काफी बड़ा लैगार्ड है, यहाँ पर बिकवाली की राय है। अनिल जी, आज दिन में आशु जी से बात हो रही थी तो उनको मैंने बोला भी उनका सिप्ला गिरने के लिए तैयार है। कहते नहीं, सिप्ला मेरा कॉल नहीं है, मेरा कॉल सिर्फ एक टाइम के लिए था।
तो अनिल जी कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा और कुणाल जी का भारती पे सेल कॉल है तो तब वो बोले कि भारती मेरा सेल कॉल नहीं है। बट अनिल जी एक चीज डेफिनेट है कि सिप्ला अच्छे से गिरेगा मौजूदा स्तरों से। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सिप्ला पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है, जो कि हमने हम मदरसन सुमी की बात कर रहे थे, वहां पर भी यही पैटर्न बना है, और रेपको होम फाइनेंस में भी यही पैटर्न बना है। तो मुझे लगता है जिस तरह का ब्रेकडाउन सिप्ला में आता हुआ नजर आ रहा है, ये काउंटर काफी नीचे जा सकता है। थोड़ा लो बीटा स्टॉक है तो धीमी गति से नीचे जाता है, लेकिन ये नीचे शर्तिया जाएगा, और इसमें मुझे लगता है 510 रुपए के लेवल्स आपको जल्द आते हुए देखने को मिलेंगे। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करें 534 रुपए 534 पर स्टॉप लॉस रखना है, 520 रुपए पहला लक्ष्य और 510 रुपए दूसरा इवेंचुअल टारगेट होगा। इन दो टारगेट्स के लिए बेचे सिप्ला मौजूदा स्तरों पर। तो सिप्ला में बेच रहे हैं। अब चिंता मत करो, आपकी बार आएगा ना आशु जी का, तो आप चिंता मत करो, आपके ब्याफ में मैं एकदम बराबर से फाइट मारूंगा, है ना, चिंता की बात नहीं। लेकिन आने दीजिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं तो अगर समझो मैं कोई बाय और सेल कॉल देता हूँ, उसके बाद किसी दूसरे एक्सपर्ट का आता है, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। चलो हमारे कॉल को सपोर्ट सहारा तो मिला है। तो आशु जी का अगर आ जाए तो आप खुश हो जाइएगा, तब एक बार अच्छे से ले लीजिए, हाँ हाँ वेरी गुड, दीजिए दीजिए, और फिर बाद में बोलिएगा देखिए हमारे बात दिया है। तरीका यही ठीक है, क्यों है ना, बिल्कुल। चलिए, तो BTST विश्वेश जी का भी सर बिगुल के बाद, चलिए बिगुल बजाइए विश्वेश जी के लिए। बताइए सर। खरीदारी करनी है और स्टॉक का नाम है जस्ट डायल। हाँ क्या बात है। जस्ट डायल में आज डेटा, हाँ डेटा वाइज बहुत ही ब्रिलियंट डेटा शेप अप हो रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5% अप है, 15% हुआ है, ऐड हुआ है 5 लाख शेयर्स का। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि हमने स्टॉक बहुत पहले बात किया था, 648 का सर मैंने कहा था बहुत अहम है, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब जिस हिसाब से आज 600 का स्तर छूने के बाद फिर से मोमेंटम रिवर्ट हो रहा है, मेरा ऐसा प्रीएम्प्टिव एक्सपेक्टेशन है इवेंचुअली शायद ये 648 का स्तर निकल जाए। तो यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हो मौजूदा स्तर के आसपास, तो आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है 625 का, ठीक है, और आपका जो टारगेट होगा पहला होगा 648 का, और अगर वो निकलता है तो उस सूरत में आपका टारगेट 700 रुपये होगा। ठीक है, तब आपका 700 रुपये का टारगेट है। खैर एक्सपायरी से पहले इस तरह का मूव, और वो भी वाइल्ड मूव मिलना, आज भी 3-3.5% ऊपर मिलना, और जो आप अभी डाटा का एनालिसिस करके बता भी रहे थे, ये तो कुछ कर सकता है जस्ट डायल के अंदर तेज़ी से। 648 का जरा लेवल सब कुछ नोट कर लें, 648, 700 दो टारगेट है, 625 का एक स्टॉप लॉस है। ये सारे लेवल्स फ्यूचर्स के हैं विश्वेश, ठीक है। तो आपके सामने भाव भी फ्यूचर्स का ही है, 634 का भाव फ्यूचर्स का है, इसको भी एक बार ज़रूर देखेगा। अच्छा, इस बीच एक और शेयर है जरा कुणाल जी आप से जानना चाहता हूँ मैं, वो है जरा वोखार्ड। अभी आप सिप्ला बता रहे थे ना, मेरी नज़र एकदम से फार्मास्यूटिकल कंपनी भी गई। अगला हफ्ता ना एक्सपायरी का है, आज के मूव को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के लिए तैयार हो रहा है। मेरे को सिर्फ एक्सपायरी के लिए चाहिए शेयर, और मैं इसमें स्टॉप लॉस का रखूँ, टारगेट का रखूँ, मेरे को कोई लंबी अवधि नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 दिन का सौदा। वो खार्ड का बनाना है कि नहीं बनाना, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या? देखिए डिप्पी बहुत ही नैरो रेंज में काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है, और जब इस तरह की वॉलिटिलिटी श्रिंकेज हम देखते हैं और बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करता है, तो दोनों में से किसी भी तरफ का एक बड़ा मूव आता है। तो वॉकहार्ड में मुझे लगता है एक बड़ा मूव आएगा, लेकिन किस दिशा में आएगा इसका अभी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए वॉकहार्ड पर हम लोग राय नहीं दे रहे हैं। लेकिन लुपिन, अगर आपको एक फार्मा काउंटर बेचना है सिप्ला के अलावा, तो वो लुपिन होना चाहिए। बहुत क्लियर ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप सिप्ला के साथ कोई और फार्मा काउंटर बेचना चाहते हैं तो लुपिन होना चाहिए। वॉकहार्ड में मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा, इनफैक्ट इसकी लॉस और प्रॉफिट की जिम्मेदारी मैं लूँगा, वो है वोखार्ड। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 422 नहीं टूटता है वोखार्ड में, तो अगले हफ्ते में आपको 470 देखने मिलेगा, 470 470 470, यानी कि यहाँ से 50 ऊपर। इसका रीज़न है, देखिए ये 11 मार्च के बाद स्टॉक बहुत ही नैरो रेंज में डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन ये पूरी डिक्लाइनिंग रेंज में ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली राइज हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपर एंड ऑफ द रेंज कर रहा है। तो पहले स्टॉक की रेंज क्या हुआ करती थी, 420 और 390। जब से 420 के ऊपर गया है, अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही वॉल्यूम हो रहा है और वह बिल्टअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में कोई पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाइंग हो रही है, क्योंकि ये बहुत बार बैन में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसको कैश में बाय करके 422 का स्टॉप लॉस रखे, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर मुंह आता है तो आपको 10 से 15% का मुंह देखने मिलेगा।
ठीक है, इंटरेस्टिंग। 422 का स्टॉप लॉस रख के बड़ा टारगेट है। क्या और बात है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है एकदम। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 10 में से आपको 3 ही बार सही जाना चाहिए पैसा बनाने के लिए। अच्छा क्या है कि लेकिन उसमें है ना, वो 10 में से 3 बार में तो ऐसे तो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो 7 बार जो गलत है, मनोबल टूट जाता है इसमें। सर ट्रेडिंग में अगर आप 7 बार गलत जाने का सोच के ट्रेडिंग करोगे ना तो जीवन में आपके पैसे नहीं टूटेंगे। मेरा खुद का अनुभव है। होता क्या है, पब्लिक क्या सोच लेती है, पब्लिक सोच लेती है कि हर कॉल में पैसा बने। अब वो लॉस बुक करते नहीं है, तो उनकी वजह से अब जब आप बहुत ही लोअर लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट बाइंग का स्टैंस लेते हो, आपका रिस्क बहुत कम होता है। आप गलत भी चले गए तो क्या होता है, 6 रुपए गए, ठीक है, उसके सामने आ गए। एक ही अभी जस्ट डायल था, जस्ट डायल हमको, आपको याद है हमने जब बात की थी और आपने बोला था इसको नहीं करेंगे, 490 का स्तर था। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में रिस्क हमेशा कम होता है। आज मैं भारतीय में बोल रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मेरा ऐसा मानना है भारतीय एयरटेल आपको 390 भी देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से इंडसइंड बैंक में 1500 के स्तर पे, यस बैंक में 170 के आसपास, और ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है। जिस लेवल पे मैं बात करता हूँ उस लेवल पे मोस्टली लोगों का व्यू नहीं होता, क्योंकि मैं जो स्टडी करता हूँ वो थोड़ी एडवांस और प्रीएम्प्टिव होती है। तो मेरा ऐसा मानना है क्योंकि रिस्क कम होता है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस बीच कुछ एक और शेयर, अच्छा आशीष आपसे एक चीज़ समझना था कि अभी अगर मार्केट, आप भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन की ही प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर से बाजार तेज़ हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। कुछ चर्निंग या कुछ चलती हुई चीज़ों से बाहर आना है, कुछ नहीं चलने वाली चीज़ों में एंटर करना है, अगर कहीं कुछ है तो ज़रा वो भी बता दीजिए फिर। नहीं, मेरा मानना है कि जो चीज़ है और जो सेक्टर में थोड़ा सा मुनाफा वसूली चल रही है वो ही देखना चाहिए। मैं किसी भी कॉज पे फार्मा जैसे स्टॉक जो अंडर परफॉर्मर रहा है, मेरा मानना है सडनली वो परफॉर्मर बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि जो BFSI सेक्टर है, जहां पर हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बाइंग आता थी कि जहां थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है, ये दोबारा से रिबाउंड होगा पूरा सेक्टर। क्योंकि आज ये सिर्फ थोड़ा सा रोल ओवर और थोड़ा सा जैसे हम बात करें प्रॉफिट टेकिंग है, उसके कारण से ही थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। ऐसे ही रिलायंस या रिलायंस जैसे स्टॉक है, वहाँ पे भी थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रही है। तो नया सेक्टर डिस्कवरी का कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है और कोई सही समय भी नहीं है। मेरा मानना है जिन स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा रिटर्न देखा है पिछले कुछ समय में, बेटर वहीं बने रहे, क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स में रोल ओवर के बाद में आप अगली सीरीज में नई तेजी देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ये भी आप सही कह रहे हैं कि BFSI सेगमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। रिलायंस लीडरशिप अभी नहीं खोएगा, नहीं बना रहेगा, इसलिए चिंता ना करें। जिनके पास भी पोजीशन है इस मार्केट के अंदर छोटी मोटी करेक्शन में, इसलिए बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि जिनके पास भी पोजीशन है उनके लिए दर्द ज़्यादा है। जिन्होंने शॉर्ट किया वो तो ठीक है, उनका जो भी चल रहा है अपना चल रहा है, लेकिन जिनके पास पोजीशन खड़ी है उनको लग रहा है पता नहीं इतना सारा प्रॉफिट हमने कई मेहनत से बनाया, कहीं चला ना जाए। ठीक है, बैंक से बेनिफिट भी एक बार देख लेते हैं। दिवांशी है, बताएं दिवांशी, बताएं। बिल्कुल, 2 स्टॉक है जो यहाँ पे बैंड में आ सकते हैं, और पंजाब नेशनल बैंक क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन 107% से ज़्यादा हो चुकी है, और DHFL यहाँ पे भी ये स्टॉक बैंड में आएगा क्योंकि करीब 98% की जो वो मार्केट वाइड पोजीशन है वो यहाँ पे दिख रही है। और एक ही स्टॉक है जो यहाँ पे शायद बाहर आ सकता है, जेट एयरवेज। अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन करीब 81% के ऊपर है, तो शायद पोजीशन करती हैं तो ये स्टॉक बाहर आ सकता है। तो बाहर आने में जेट एयरवेज के चांस है, और अंदर जाने में DHFL और PNB पक्का जाएंगे PNB और DHFL। ठीक है, तो PNB में पहले तो तेजी की पोजीशन बनी, फिर नीचे आ गया। DHFL में पहले तेजी की बनी पोजीशन, फिर नीचे आ गया। इन दोनों शेयरों में क्या करना है बैंड में जाने की तैयारी में? देखिए PNB की हमने बात की थी उस दिन, और उस दिन भी मेरा स्टैंस बहुत ही क्लियर था कि 100 के कॉल ऑप्शन में बहुत ज़्यादा हाइटिंग, बहुत ज़्यादा नीरव मोदी हो रहा है, स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, तो हमने स्प्रेड बनाने की सलाह दी थी। तो मेरा ऐसा मानना है स्टॉक ये सीरीज़ में शायद एक रेंज में ही रहेगा, और जिस हिसाब से ये हैवी मार्केट वाइड पोजीशन है, ये रिटेल मोस्टली नहीं बनाता, ये प्रॉप साइड ट्रेडर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है उस वक्त बहुत सारे ऊपर के कॉल ऑप्शन बेच के स्टॉक को बैन में लाया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि PNB यहाँ से मोर और लेस रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। जहाँ तक दूसरे स्टॉक की बात है DHFL की, मेरा ध्यान यहाँ पे स्टॉक में बहुत ज़्यादा मंदी का नहीं है। मेरा ऐसा मानना है अगर नीचे मिलता है अराउंड 124 की रेंज में, यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, तो शायद वहाँ पर तेज़ी का रुझान बनाया जाए। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे मिल जाए तो DHFL इस पर देखा जा सकता है। लेकिन एक शेयर जेट एयरवेज, आज सुबह भी इसकी चर्चा और थी, ये शेयर अभी भी 3-3.5% ऊपर भी खड़ा हुआ है, मजबूत खड़ा हुआ है ये। हालांकि बातचीत तो ये भी चल रही है कि अगर बैंकर्स पैसा देते हैं तो वो कुछ एक प्रोफेशनल्स को भी लेके आएंगे। इन्होंने कह दिया कि गोयल साहब आप भी खाली कीजिए और अपने फैमिली की भी सीटों को खाली कीजिए बोर्ड से, और हम किसी प्रोफेशनल से
कंपनी को रन करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है और कई पुरानी टेलीकॉम कंपनीज के एक्स-सीईओज आ जाएं और इस एयरलाइंस को अगर संभाल ले कमान, तो शायद हो सकता है एक बड़ा मूव भी आए। एक बार आशीष, आपके रिकमेंडेशन चाहिए। एक्चुअली बात सारी यही है कि इतना सब कुछ होने पर भी एक तो 200 का भाव नहीं गया, इतना सब कुछ होने पर भी जेट एयरवेज के अंदर जो गिरावट आनी थी वो हो चुकी है पूरी। अब अच्छी खबर की उम्मीद करें या फिर अभी थोड़ा इसी तरह की खबरें और चलेंगी, टाइम लग सकता है अच्छी खबर आने में? मुझे लगता है इस पे जेट को रिवाइव करने के लिए थोड़ा जो बैंकर्स हैं वो वॉर लेवल पे काम तो कर रहे हैं, नहीं तो आज ये स्टॉक जैसे इतिहाद ने कहा कि 150 रुपए वो बेचने को तैयार हैं, तो शायद उस लेवल पे ड्रिफ्ट करता, क्योंकि शायद उनको सही वैल्यू नजर आ रही थी। बट मेरा मानना है कि अब चूंकि बैंक्स इसमें डायरेक्टली इंटरेस्टेड पार्टी बहुत बड़े लेवल पे बन गए, तो यहाँ पे शायद एक नया इन्वेस्टर आए या वो मैनेजमेंट अपने हाथ में ले, तो मेरा मानना है कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस फॉर जेट एयरवेज। तो थोड़ा टाइमिंग के लिए जो निवेशक इसमें हैं ऑलरेडी वो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो खोने के लिए है वो कम है, और यदि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो मेरा मानना है थोड़ा बहुत रिबाउंड भी आने की होप है। तो बट अभी भी मैं इस पर एक न्यूट्रल कॉल लेना चाहूंगा। मेरा मानना है जब तक एक क्लैरिटी नहीं आ जाती कि आगे क्या होने वाला है, तब तक ना बाय और ना सेल, ये दोनों कॉल नहीं लेना चाहिए। अभी जब तक थोड़ी और क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, लेकिन इस बीच अगर F&O बैन से बाहर आ जाए और अगर कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए, फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा जेट के अंदर, तब इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो सकता है। इसके फ्यूचर्स में आए तब मजबूती और तेजी आ सकती है। हालांकि इसके आज फ्यूचर्स 220 का, और आप जो सुबह लेवल दे रहे थे 230 कैश के अंदर, आज वही इसका हाई है, उसको पार नहीं किया इसने, 230 टच किया, वहीं से फिर वापस आ गया। लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, लेवल को रिस्पेक्ट किया, सादर प्रणाम। चलिए बढ़िया है। तो फ्यूचर और कैश का डिस्काउंट बरकरार है, तो इंटरेस्टिंग होता दिख रहा है 226। लेकिन ठीक है, क्योंकि बैन में है, तो आज की जो डिम्पी जी ने स्टार्टिंग में कॉल दिया फास्ट मनी में खरीदने का, तो कॉल आपका सही माना जाएगा आज का। हाँ, लेकिन सर मेरा टारगेट तो 340 का था एक्चुअली। हाँ, स्पॉट तो वो तो फिर मैंने 330 पे ब्रेक लगवा दिया ना। 240 पर 240 ब्रेक वहाँ लग गया है, फिर ब्रेक वहाँ लग गया, फिर भी ब्रेक आपने लगवा दी 30 वाली। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छे बाजार में, खराब बाजार में भी बिल्कुल गिरा नहीं है, तो इसमें सेल कॉल के बजाय बाय कॉल सक्सेसफुल माना जाएगा। ये चीज़ बहुत साफ है। तो स्टॉक देखिए अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है जेट एयरवेज। ओके, लेकिन स्टॉक्स जहाँ पर एक और बढ़िया मजबूती बनी वो है L&T। 1400 के पार निकला, टिका भी, लेकिन अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस प्रॉफिट बुकिंग में क्या L&T खरीदने की राय है? काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं। आशीष जी, अब आप क्या इरादा रखते हैं, L&T या फिर L&T के अलावा थोड़ी थोड़ी हरकत पिछले 2 दिनों में सीमेंस, भेल जैसे दूसरे कैपिटल गुड शेयरों में भी दिखी है, कुछ पसंद है आपको? मेरा अभी भी मानना रहेगा अनिल जी कि L&T एक बेस्ट बेट रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि एक तो उनके पास में जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यदि हम BHEL को बाय करते हैं तो वो सिर्फ हैवी इंजीनियरिंग और बॉयलर्स और पावर प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा उनके ऑर्डर बुक है, बट L&T चूँकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में और EPC प्लेयर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक की जल्दी री रेटिंग होगी। और इसके अलावा FIs का हमेशा से काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहा है, तो अब हो चुकी है, अभी दोबारा से उनका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है, तो आप देखेंगे L&T दोबारा से फैंसी पिकअप करेगा। तो मेरा मानना है कि इनफैक्ट अगले 6 महीनों में इस स्टॉक में 1600 रुपये तक का भाव भी देखे जा सकते हैं, तो किसी भी करेक्शन में स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, करेक्शन में बाय करने की सलाह रहेगी। लेकिन एक और आशीष जी आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो है CPSE ETF पर, जिसका आज आखिरी दिन है। क्या आपको लगता है यहाँ पैसा लगाना चाहिए? देखिए, कोई बहुत मीनिंगफुल गेन तो मुझे नहीं लगता निवेशकों को मिलने वाला है, और पिछले लास्ट भी हमने कुछ ETFs देखे जहाँ पे लिस्टिंग के बाद कोई बहुत मीनिंगफुल गेन तो आया नहीं। तो मेरी तो इनफैक्ट स्टॉक इस CPSE ETF को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है आज के मार्केट में, आज चूंकि 300 पॉइंट बाजार डाउन है, तो आपको कई ब्लू चिप स्टॉक्स काफी कम रेट पे मिल रहे हैं, और आप बहुत शॉर्ट टर्म में, मेरा मानना है अगले 7-10 दिन में अच्छा मुनाफा आपको मिल भी सकता है। तो बेटर है आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएं। मार्केट ये बात तो समझ रहा है कि इसको 450 के नीचे नहीं क्लोज करना। अभी गया था 11,450 के नीचे, बट वापस से 450 आया है।
अगर ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए क्लोजिंग दे जाए तो ये जो रेंज 450 से 500 वाली है ये न्यूट्रल रेंज भी हो सकती है। खैर इंडेक्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर सबसे पहले और सही रणनीति हम आपके सामने रखते हैं। एविएशन में जो भी हो रहा है, चाहे वो जेट के साथ हो रहा है, चाहे वो इंडिगो, स्पाइस जेट में हुआ, सब कुछ सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया ट्रेड में और ट्रेड आपके सामने रखे। स्पाइस जेट 25% से ज़्यादा 2 दिन में चला। देखिए क्या बात हुई थी स्पाइस जेट को लेकर। स्पाइस जेट आज खरीदारी करने की राय, किसी का फायदा किसी का नुकसान। तो जाहिर सी बात है जेट एयरवेज को जो मुश्किलें आ रही है और अब वापस जेट एयरवेज को लेकर सरकार एक्शन में आ रही है, ब्लेंडर्स एक्शन में आ रहे हैं। अब ये मतलब कुछ नहीं किया गया 5, 7, 10 दिन तो ये जेट एयरवेज बंद ही हो जाएगी। दिक्कतें हैं, ये स्पाइस जेट के लिए फ़ायदे की बात है। मुझे लगता है स्पाइस जेट पर खरीदारी करनी चाहिए 77 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 80, 83, 86 3 टारगेट के लिए। आज का सुबह का स्टॉक ऑफ द डे था और 16% दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर 16% की मजबूती है स्पाइस जेट में। 17%, 18%। तो आपका मुनाफा जो आज इंट्राडे का 8, 8.5% था वो फिर से डबल हो गया। समय नहीं लगा, भले बाजार कैसा भी रहा हो, स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव आया वो बहुत ज़बरदस्त था। तो जेट का जितना नुकसान दोनों शेयर्स का उतना फायदा। ठीक है, तो जेट एयरवेज को लेकर और साथ ही स्पाइस जेट को लेकर जो भी रणनीति थी वो हमने आपके सामने रखी है। अब कुछ और शेयर्स पे आ जाते हैं। आज बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर एक और शेयर भी है, वो है टाटा स्टील। सुबह इस पर रिपोर्ट आई थी। एक बार कुणाल जी, आज जो सुबह की रिपोर्ट आई थी ना वो काम कर गई, इस शेयर को कमज़ोर नहीं करी है, बल्कि 4, 4.5 रुपये ऊपर है। आज का मूव तो इसने पचा लिया, कल के लिए भी लेके जा सकते हैं। देखिए एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है डिम्पी, कोई खास वजह नहीं है खरीदने की। बाजार का मूड भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो इन स्तरों पर मुझे लगता है वेट एंड वॉच करें। 530 के ऊपर ब्रेकआउट अगर टाटा स्टील में आया तो जरूर खरीदने की सोचेंगे। इन स्तरों पर मुझे लगता है एक बार के लिए वेट करना चाहिए। बहुत कमजोर भी नहीं दिखता है लेकिन बहुत मजबूत भी इन स्तरों पर मुझे नहीं दिखता है, तो मेरी राय में थोड़ा दूर रहे बेहतर है। दूर रहे तो बेहतर होगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद दिख नहीं रही। कैस्ट्रोल एक और स्टॉक है जो अच्छा मजबूत हुआ है, 2.5% के आसपास मजबूत हुआ है। ओपन इंटरेस्ट भी 4, 4.5% बढ़कर आया। आमतौर पर एक्शन कम होता है इस स्टॉक में, लेकिन आज ठीक एक्शन में है कैस्ट्रोल। क्या राय रखते हैं बंसल जी आप? देखिए अनिल जी, पहले स्टॉक ने रैली दिखाई थी, फिर एक करेक्शन आई और आज एक स्टॉक में बढ़त देखने को मिल रही है। अनिल जी, यहाँ पर ट्रेंड की क्लैरिटी होगी अगर ये स्टॉक 163 के ऊपर स्पॉट में निकलता है, 163 के ऊपर निकलेगा तब ये अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। एल्स एज ऑफ नाउ अनिल जी मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा कैस्ट्रोल को। ठीक है, कैस्ट्रोल को तो आप अवॉइड करेंगे फिलहाल इस बीच। एक और शेयर भी है जो आज मेरे लिस्ट में था। सुबह विशेष आप कह रहे थे ना ACC, अभी तो आज ACC के जिनकी भी पोजीशन है वो एक बार रखे ना। वैसे सुबह 1600 वाला आपका एक टारगेट तो हो गया था अचीव जी, अभी लेके जाएं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि अंबुजा में भी बाएंगे एक्चुअली, सीमेंट में सारी तरफ से बाएंगे। ACC में आज के दिन में यूजुअली इतनी पोजीशन नहीं देखी जाती है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ में अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में 15% हुआ है, बिल्टअप हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है रोल ओवर स्टार्ट हो गया और पॉजिटिव मोमेंटम के चलते आज स्टॉक फिर भी हेल्ड कर रहा है 1600 जाने के बाद। मेरा जो टारगेट है वो 1630 रुपये का है जो ऑफ साइड में है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कैरी करते हो तो शायद मार्केट स्टेबल हो जाए और उस सूरत में ये स्टॉक फिर से अपनी रैली रिज्यूम कर सकता है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार स्टॉक को होल्ड कीजिए क्योंकि अंबुजा, अल्ट्राटेक, ACC, सीमेंट के अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और ठीक चुनावों से पहले और चुनावों के बाद ये शेयर तो एक्टिव रहता ही है, तो आप सीमेंट पे भी एक बार ध्यान रख सकते हैं। आशीष से एक बार राय ले लेते हैं। आशीष जी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन क्या है सिर्फ सीमेंट कंपनीज में जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत बेहतर आपको लग रही हो? एक नाम भी आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो ये ABC सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल, BFSI और सीमेंट, ये आप देखिए तो टिपिकली जो इंडाइसेस है उसका करीब 40% स्टॉक्स इसको ही कवर करते हैं। तो मेरा मानना है कि जब चूंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब FI इन्वेस्टर्स अब भारतीय बाजार में दोबारा पैसा डाल रहे हैं, तो इन 3 सेक्टर में यू कांट गो रॉन्ग। अब ऑटोमोबाइल में मेरा मानना है शॉर्ट टर्म का पेन चल रहा है, बट वो शायद थोड़ा और जारी रहेगा। बट BFSI और सीमेंट ये बिल्कुल 2019 के बेस्ट परफॉर्मर सेक्टर रहने वाले हैं और यहाँ पर मेरा मानना है ACC और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दोनों स्टॉक्स में आप अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो या रियल एस्टेट को लेके इतने सॉफ्ट आ रहे हैं, तो उनका सबसे बड़े बेनिफिशियरी है सीमेंट कंपनी, और वो भी फ्लैगशिप जो सीमेंट कंपनीज हैं या लीडर्स हैं वो रहेंगे। तो इनफैक्ट यहाँ पे अल्ट्राटेक में भी मेरा
काफ़ी बुलिश कॉल है। मेरा मानना है इलेक्शन के बाद तक शायद आपको 4,400 के लेवल दिखाई दे, और यहाँ पे ECC में भी मेरा मानना है 100 से 150 रुपए तक की अपसाइड अभी भी अगले 3 महीनों में अर्जित की जा सकती है। तो इनफैक्ट इन स्टॉक्स में आप थोड़ा पोजीशन कॉल लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। पोजीशन रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपका जो बैंक निफ्टी वाला जो स्टांस था वो ठीक है वापस से, क्योंकि नितिन जी ने इस समय सपोर्ट किया। वापस देखिए अब निफ्टी के अंदर जो थोड़ा करेक्टेड ज़्यादा हो गई थी वापस ठीक हो गया। 450 नहीं बल्कि अब निफ्टी का स्पॉट 470 आ गया, 50 अंकों की गिरावट रह गई है। और एक बार लगे हाथ में आपको जरा बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी 29,600 चल रहा है, स्पॉट 600 चल रहा है। हालांकि इसमें उतनी फास्ट रिकवरी नहीं है। 29,500 कब हो गया है? 29,500 भी हुआ है क्या? आज ही हुआ है 508 में। हाँ इसी में ही हुआ सर, ये लो तो यही बना। आपको पता चला? जी वो सर फ्लिक में मारा है ना? बाद में नीचे से ये दिखा ही नहीं मेरे को। फ्यूचर्स का लो क्या है? एक मिनट रुको। ये जो 3.15 की सेलिंग होती है ना सर, फ्यूचर्स ये आजकल थोड़ी टेक्टिकल सेलिंग होती है। 572 पता नहीं कब हो गया है। 3.15 की जो सेलिंग होती है वो टेक्टिकल सेलिंग इसलिए होती है, ब्रोकर्स के वहाँ जो लिवरेज पोजीशन होती है वो फूट जाती है, तो इसीलिए वो लोग कोई भी जीरो करके मारते हैं अपनी पोजीशन को, इसलिए वो नीचे में आपको देखने मिलता है। ओके, थैंक गॉड जीरो होता नहीं। ओके, तो ये आपके लिए राह है इस वक्त। हम पूरी तरह से खरीदारी और जे लेटर के लिए दिन ठीक है आज। जस्ट डायल आपका चल ही रहा है, मजबूत है। जुबिलेंट फूड और जेट एयरवेज और कुछ JSW स्टील भी। तो जे लेटर के लिए जुबिलेंट फूड सर एक अहम स्तर के आसपास है, 1435 के आसपास। अगर ये 1435 के ऊपर फ्यूचर में टिक जाता है और क्लोजिंग आ जाती है 1440 के आसपास, तो इसमें हम 100 रुपये की ब्लो ऑफ रैली देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये जो स्तर है ये बहुत ही टाइम से नहीं आया और उसके ऊपर में मेरे हिसाब से बहुत मेजर शॉर्ट कवरिंग भी की जा सकती है। तो जुबिलेंट फूड मेरे हिसाब से यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। बिल्कुल, जुबिलेंट फूड तो सुबह सुबह आज कुणाल जी राकेश जी ने बोला भी था कि उन्हें खरीदना है, उन्होंने कॉल भी दी थी। लेकिन कॉल सुबह वाली क्या काम की है, वो तो हो गई, अभी वाली काम की है जो अब आने वाली, और उसके लिए बजेगा बिगुल। एक बार फिर से चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राह है SRF पर। जैसे थोड़ी देर पहले कुणाल जी ने बोला भी था जब डिम्पी जी ने प्रश्न किया था कि मार्केट में रिकवरी आएगी तो SRF सबसे तेज चलेगा। SRF नए हाइस पर क्लोजिंग दे रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, एक अच्छा कैंडिडेट है मंडे को जो रैली दिखा सकता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो SRF इज अ मस्ट बाय। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जिस तरह का बिल्डअप अनिल जी है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा इसमें मोमेंटम आने वाला है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको वो तेजी बनते हुए दिखे। तो SRF मिस नहीं करना चाहिए। लाइफ टाइम हाई पर काउंटर बंद हो रहा है। बाजार की गिरावट से बिल्कुल इस पर कोई असर नहीं पड़ा है और मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। यहाँ पर अग्रेसिव टारगेट दे रहे हैं। आज के लिए टारगेट देने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। कल तक का टारगेट है 2525 का टारगेट है मौजूदा स्तरों के हिसाब से। 2420 पर स्टॉप लॉस रखना है। 2525 के एकमात्र टारगेट के लिए बाय करें SRF। तो SRF वो स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। जी आप यही देना चाहते थे क्या? आपकी भी आदत है? हाँ, मैं तो काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। इनफैक्ट इन्होंने पेपर पे लिख के भी क्या चीज का वेट करते हैं? कुणाल जी राकेश जी का वेट करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ कि मैं अगला SRF देना चाहता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से 4 बार डिस्कस हुआ है ये स्टॉक और चारों बार कुणाल जी और राकेश जी ने बाय बोला है और मैंने एक ही स्तर बोला था 2440 के ऊपर टिकना। आज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लंबे समय बाद स्टॉक शायद फ्यूचर में 2440 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। उसका मतलब ये है कि इसका जो ऑल टाइम हाई था जो समवेयर अराउंड 2018 में बना था अप्रैल के आसपास, वो निकल रहा है। सिमिलर पैटर्न डेवलप्ड हुआ था ICICI बैंक में, जब ICICI बैंक 360 के ऊपर टिका था। तो मेरे हिसाब से अगर उस तरह का कुछ मैं पैटर्न फिट करता हूं तो उस सूरत में SRF यहाँ से 3 to 5% वन साइड चलना चाहिए। तो उस सूरत में बहुत बेहतरीन कॉल है राकेश जी का। ठीक है, 3 से 3.5% इसका मतलब कम से कम 70 पे और चल सकता है शेयर। SRF के फ्यूचर्स पे ध्यान रखें, ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आके इस समय कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव है। इस बीच 45 अंकों की ही गिरावट है सर निफ्टी पर। देख लेते हैं कुछ एक ऐसे और शेयर्स जहाँ पे लास्ट मोमेंट में थोड़ी थोड़ी रिकवरी और बनती हुई दिख रही है हमको। NTPC इंटरेस्टिंग क्लोजिंग दे रहा है 4.5%, जब अच्छी। तो कुणाल जी एक बार NTPC को लेके जाए ना, ये रखें ना एक्सपायरी तक।
देखिए आज एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है डिम्पी, और एक कमजोरी देख रहे हैं एनएचपीसी में। तो एक अच्छा पेयर ट्रेड बन सकता है कि बाय एनटीपीसी सेल एनएचपीसी। एनएचपीसी में एक डबल टॉप बना है, एनटीपीसी में ब्रेकआउट आ रहा है, तो एनटीपीसी बाय करके एनएचपीसी सेल करें, ये एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। ठीक है आशीष जी, एक ट्रेड ना हम एक्चुअली वो सिर्फ उसका ना टैग ही हो गया है, वो सिर्फ निवेशकों के लिए रह गया है, उसको ट्रेडर्स देखते नहीं। वो है डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट का। जैसे ही नाम आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर दिमाग में छप जाती है, तो इन्वेस्टर का शेयर है, ट्रेडर को उससे दूर रहना है। ऐसा ही है क्या? ये जब भी नीचे आए सिर्फ इन्वेस्टर को ही देखना है, ट्रेडर्स को जॉबिंग वॉबिंग कुछ नहीं करनी है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये ट्रेडर्स के लिए स्टॉक है नहीं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन भी इंस्टीट्यूशनल है। और हमने देखा था कि जो ये उनके क्वार्टरली नतीजे जब खराब आए थे, तो उसके बाद शायद 1150 तक स्टॉक चला गया था, और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि स्लो डाउन आ जाएगा रिटेल में। बट अब आप देखिए उस लेवल से ऑलमोस्ट 400 रुपए के लगभग स्टॉक में टर्न रिबाउंड आ चुका है। तो क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग हैंड में स्टॉक है, तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि लंबी अवधि का स्टॉक है, इसको डे टू डे ट्रेड करके आप इसमें कोई बहुत ज्यादा मुनाफा अर्जित नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको शायद कोई फ्यूचर का स्टॉक ही देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और शेयर भी है जो वीके शर्मा जी 2-3 दिन पहले एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर बता रहे थे, वो था क्वेस्ट कॉर्प। उन्होंने कहा था कि ये अभी शेयर है, लेकिन इनकी रिसर्च रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, बट ये शेयर ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर मजबूती से चलेगा। उनके बताने के बाद नेक्स्ट डे तो शेयर टूटा था, लेकिन आज सारी के सारे रिकवरी कर लिया और इस तरह के मार्केट में रिकवरी की है। तो विश्वेश एक बार जरा देखिए क्वेस्ट कॉर्प, इसमें क्या करना है? 790 के ऊपर का ट्रेड है ये स्टॉक है ना 1260 से डिक्लाइनिंग होकर आ रहा है। इनफैक्ट 2018 के हाई पे समय 1220 तक भी था। अब ये स्टॉक में लास्ट 3-4 महीने में बहुत सॉलिड एक्यूमुलेशन हुआ है, और स्टॉक में अनयूजुअली हाई वॉल्यूम बार्स हुए। हाई वॉल्यूम बार्स मतलब पर्टिकुलर दिन जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 5-10 टाइम्स वॉल्यूम होता है, और उसकी रेंज के ऊपर चल रहा है। तो 745 मेरे हिसाब से एक रेंज थी, उसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से पोजिशनली अगर 745 के ऊपर रहता है, अगर डिक्लाइन भी आता है और 750 के करीब आता है, तो मेरे हिसाब से खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। इवेंचुअली मेरा ऐसा मानना है, शायद टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूँ कि ये डिक्लाइन खत्म हो गया, तो उस सूरत में 900 रुपए तक के आपको लेवल देखने मिल सकते हैं। तो डिक्लाइन आई है तो खरीदिए, आप दौड़ के मत खरीदिए इसको। डिक्लाइन आए तो खरीदिए, अदरवाइज जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने की। 797 के कैश कॉर्पोरेशन वीके शर्मा साहब परसों पसंद करके गए थे। यस करेक्ट, ठीक बात है। तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर स्टॉक्स में एक्शन होते हुए दिख भी रहा है। अब आज के सेशन में स्टॉक्स कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि डिम्पी, आप एक चीज़ देखिए, जो क्लोजिंग हो रही है वो बैंक निफ्टी की ज़्यादा ख़राब हो रही है। 0.5% से ज़्यादा बैंक निफ्टी कमज़ोर है, जबकि निफ्टी सिर्फ 0.5% कमज़ोर है। भागने में भी बैंक निफ्टी आगे था, करेक्शन में भी आगे है। शायद फाइनल क्लोजिंग 29,600 के आसपास आए, कितने 3 मिनट बाकी हैं अभी भी, राइट? तो फाइनल क्लोजिंग हो सकता है 29,600 के आसपास आए। एकदम बॉर्डर पर क्लोज हो रहा है 11,450 और 29,600 जो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, एग्जैक्टली वहीं जाकर ये बंद हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि आपको है ना 2 दिन ये कंफ्यूज रखेंगे कि सोमवार को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या तो एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जाकर बंद हो तो आपको मालूम है कि सोमवार को नीचे जाना है। एग्जैक्टली वही लेवल बंद हो रहे हैं जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 29,600 बैंक निफ्टी पर, 11,450 निफ्टी पर। तो 2 दिन आप है ना शांति से नहीं निकाल पाएंगे, है ना? तेजी वाले भी टेंशन में और मंदी वाले भी टेंशन में। इसका मतलब यही निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही होता है। बाकी फिर देखिए क्या होता है आगे। ओके, BPHP IOC कमज़ोर हो रहे हैं। आशीष जी, यहाँ पर क्या राय है आपकी? खरीदना है, बेचना है, कुछ नहीं करना है? नहीं, बेच के ही चलना है अनिल जी। काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय में, और मेरा मानना उनके मार्जिन्स पे और जो उस पर काफ़ी प्रेशर रहेगा। तो इनफैक्ट इन तीनों स्टॉक्स में हमने काफ़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग पिछले कुछ दिनों में देखा है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक ऐसे और वीक होंगे। तीनों में शॉर्ट सेल का ही सलाह रहेगी, या बाय करने की सलाह तो एटलीस्ट अभी भी नहीं है। ठीक है, बाय तो खैर अभी नहीं करना है। खैर इस बीच मार्केट बंद हो रहा है, 1-2 शेयर फटाफट से और पता कर लेते हैं कि उनमें क्या करना चाहिए। एक और शेयर है ICICI प्रू, एक बार जरा इसको भी आप देख लीजिए विश्वेश, इसमें क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से स्टॉक में ओवरऑल वीकनेस है और समहाउ एक बार हमने कवर किया था, उसके बाद में चला भी था। स्टॉक में इमीडिएट 330 का लेवल था, वो ब्रेक किया। अगर फॉर सम रीज़न ये स्टॉक नीचे में आता है टिल 318 मतलब 320 और 10 रुपये की जगह है, तो यहाँ पे समहाउ एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि समहाउ आई वाज लिसनिंग टू और एक्सपर्ट आशीष जी, उन्होंने भी ये कहा था कि इंटरनेशनल जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके कंपेयर में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शायद एक्सपेंसिव, तो उसके चलते शायद बहुत ज़्यादा पोजिशनल बाइंग अपने भाव से हो रही है, तो इतना एक्साइटेड नहीं रहता है मार्केट अबाउट द इंश्योरेंस स्टॉक। नीचे आ सकता है 10 रुपये और यहाँ से। ठीक है, 10-12 रुपये और की गिरावट आएगी, क्योंकि आज 4% सुबह से कमज़ोर था, किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं है, इसलिए इसने पूछना लाजमी था। 50 अंकों की गिरावट के साथ आज निफ्टी करीब करीब यहीं क्लोज करेगा। 11,467 का स्तर है निफ्टी स्पॉट के हिसाब से। ये 450 को बचा के तो जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन के साथ नहीं जा रहा। एक चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, बैंक निफ्टी ये 29,600 के आसपास बिल्कुल क्लोज करेगा, लेकिन इसका भी वही है जो बिल्कुल पॉइंटेड क्लोजिंग इसकी देखने को मिल रही है। और वैसे भी अगर आज बैंक निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो जो शेयर के कंपोनेंट है, जिसको हम चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कितने तेज़ है कितने नहीं है, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जो कि वेटेज वाले 2 सरकारी बैंक है, इनमें आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एसबीआई भी 300 के नीचे आके क्लोज कर रहा है। अच्छी बात है कि निजी बैंकों में दिक्कत नहीं है। एक्सिस बैंक ऊपर है, येस बैंक आज हरे निशान में जा रहा है, आईसीआईसीआई ऑन द एज है सिर्फ 1.5 रुपये के नुकसान के साथ, तो ये बैंक निफ्टी को थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। हाँ, छोटे मझोले शेयर्स का जो इंडेक्स है, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, ये तो पहले 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग दिखा भी रहे थे, तो आज भी इनमें थोड़ी कमजोरी है, करीब आधे पौने % ये कमजोर हुए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल के आसपास की क्लोजिंग है। अब सिर्फ मंडे को देखना, और मंडे को एक और चीज़ होगी, एक्सपायरी का एक्शन थोड़ा और तेज हो जाएगा। मंडे से हम आपको रोल ओवर के डाटा भी बताना शुरू कर देंगे कि एक्चुअली की पोजीशन रोल ओवर बन कैसे रही है, और जो अगली सीरीज़ है वो चुनाव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 तारीख को पहली बार वोट भी गिरेंगे। एक बार जरा क्लोजिंग होते होते हम रुपए को भी देख लेते हैं, क्योंकि रुपए की अगर कोई ज़्यादा कमजोरी दिख रही है तो फिर ये भी कंसीडर किया जाएगा सुबह सोमवार को कि रुपया कैसे क्लोज करता है। तो आज क्लोजिंग रुपए की भी जरूर देखिएगा। फिलहाल तो रुपया अभी भी कमजोरी है, बाजार बंद हुआ है, और जिसमें 11,450 बात बोल रहा था उसी के ऊपर आज जो ये घंटी बजी है, बिल्कुल वैसी घंटी की फीलिंग आ रही जो स्कूल की छुट्टी के वक्त बजती है कि भागो भागो बस। मार्केट का आज का हाल देख के ऐसे लग रहा है कि भागो, कब बंद हो और कब हम भागे। और वैसे भी खास तौर से शुक्रवार हो तो वैसे भी भागने की जल्दी रहती है। हाँ, शुक्रवार को तो तेजी के मार्केट में भी भागने की जल्दी रहती है, तो मंदी का मार्केट है। कुछ कहना चाहते हैं कुणाल जी आप? अनिल जी, एक सवाल मेरे मन में सवेरे से है, आप कहें तो मैं पूछ लूं इतने देर आपसे। किसका इंतजार कर रहे थे, पूछ लेते कभी भी। अनिल जी, ये बताइए, आपके हाथ में तो रंग लगा हुआ है, आपके चेहरे पे रंग नहीं है, क्या ये माना जाए आपने लोगों को रंग लगाया, आपको किसी ने नहीं लगाया? मतलब हाँ, मैं थोड़ा स्मार्ट सा हूँ, तो मैंने पहले चेहरे पे थोड़ा ऑयल क्रीम लगा दिया था, तो जिन्होंने मुझे लगाया मेरा तो उतर गया। लेकिन मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ कि मैं हाथ पे भी क्रीम लगा के जाता, क्योंकि हाथ पे क्रीम लगाता तो मेरे वो रंग टिकता नहीं, तो मैंने सोचा अपना चेहरा बचा लूँ, बहुत है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को मतलब तबीयत से पकड़ के रंगा इस बार, मजा आया। तो सुबह से आपके हाथ 2-3 बार दिखाए जा चुके हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए रंगीन पुते हुए हाथ। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, आशीष जी बोलते बोलते रुक गए। आशीष जी बोलिए। नहीं अनिल जी, आप मुझे देख के लग रहा है काफी इस बार आपने होली इस बार मुंबई में अच्छे तरीके से खेली है। यही आपके हाथों को देख के मैं कमेंट देना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल होली जम के खेली है। देखो, मतलब रंग ना हो जिंदगी में तो क्या है जिंदगी, बस तो वही वाली बात है। तो रंग तो हमें बड़े पसंद हैं, और इसलिए होली भी हमने जमकर खेली है।